हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। 371 वैक्स स्टैचू। खून से सनी नदी से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। किसी अज्ञात कारण से लूमियन का दिमाग पल भर के लिए जम सा गया जब उसने उस आकृति को रेंगते हुए किनारे की ओर आते देखा। तुरंत हमला करने के बजाय वह उसे पानी से बाहर चढ़ते हुए देखता रहा। उस अनजान आदमी के चेहरे पर एक डरावनी जकड़न थी और उसके कपड़े पानी से भीगे हुए उसके शरीर से चिपके हुए थे। वे मानो उसके मांस के साथ ही मिल गए हों। वह एक मोम की मूर्ति थी, एक ऐसी मोम की मूर्ति जो जीवित हो गई थी। मोम जैसी उस आकृति से गहरा लाल खून रिस रहा था जो नदी की धार में मिलकर किनारे की जंगली घास से टकरा रहा था। मोम की मूर्ति की हल्की नीली आंखें अपनी सफेद कोटरों में हल्का सा घूमी, जिनमें लूमियन की धुंधली सी परछाई झलक रही थी। उस नज़र से नज़र मिलते ही लूमियन पर ऐसा भारी दबाव पड़ा कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से प्रतिरोध ही नहीं कर पाया। आदिम भय उसके भीतर उमड़ पड़ा, बाकी सभी भावनाओं को डुबोता हुआ। अचानक लूमियन की जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग उठी, पूरी तरह फूट पड़ी और बाकी सभी भावनाओं व अवस्थाओं पर हावी हो गई। लूमियन की दृष्टि फिर से साफ हो गई। मोम की मूर्ति ठंडी और कठोर आंखों के साथ अब उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। उसका पीला सफेद हाथ, जिससे खून टपक रहा था, उंगलियों को घातक ब्लेडों की तरह फैलाते हुए उसकी ओर झपटा। लूमियन के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। उसने चेहरा ढकने के लिए अपनी दाहिनी हथेली उठाई और एक जोरदार टक्कर हुई जब मोम की मूर्ति की उस तरह सी तीखी उंगली उसके लोहे काले फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव से टकराई जिस पर छोटे छोटे कांटे लगे थे। जहां बॉक्सिंग ग्लव रक्षा नहीं कर सका, वहां मोम की मूर्ति की उंगली लूमियन की हथेली को भेद गई और उसके चेहरे पर एक साफ सा घाव बन गया। अगर उसने शुरुआती दहशत को झटक न दिया होता तो वह वार उसकी खोपड़ी को भेदकर सीधे उसके दिमाग तक पहुंच सकता था। परिचित जलन भरा दर्द लूमियन को झकझोर कर होश में ले आया। उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींची, एक धधकती लाल किरमिजी लौ बुलाई और बगल से मोम की मूर्ति के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। उसी क्षण मुस्कराते हुए उसने अपनी दाहिनी हथेली कस ली, अपने ही मांस और खून से मोम की मूर्ति के दाहिने हाथ को रोकते हुए, ताकि वह उसके आग भरे वार से बच न सके। बैंग! फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स ने मोम की मूर्ति का सिर तिरछा कर दिया और उनकी सतह पर मौजूद लोहे काले कांटों ने उसके कठोर चेहरे पर बड़ा चढ़ाकर खरोंचें उकेर दी। घाव गहरे से उथले में बदलते चले गए। तेज चमकीले लाल खून के बहने के बावजूद चोटों में मांस जैसी कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ मोम की परतें थीं जो किसी अदृश्य आग में पिघलती सी लग रही थीं। जवाब में मोम की मूर्ति की हल्की नीली आंखों से खून रंगी केशिकाएं फैलने लगीं, जिनसे तीव्र रक्तपिपासु इच्छा झलक रही थी। इससे उसमें एक भयावह जीवंतता आ गई, मानो वह सचमुच जीवित हो। लूमियन ने फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स को उनकी घातक क्षमता के कारण चुना था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली रहस्यमय हथियार था, खासकर उस प्राणी के खिलाफ जिसे टॉमी बरोज ने खतरनाक बताया था। वह जरा भी लापरवाह नहीं हो सकता था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका शत्रु किसी जीवित प्राणी के बजाय एक मोम की मूर्ति होगा। इससे फ्लॉग की वह क्षमता बेकार हो गई जो विशेष इच्छाओं या भावनाओं को उकसाती थी। अब वह केवल एक रक्षात्मक साधन बनकर रह गया। अगर वह अजीब सी दहशत न होती तो लूमियन बॉक्सिंग ग्लव्स फेंक कर डिसेंसी ब्रोच चुन लेता। लेकिन अब जब उसका विरोधी सामने था, उसके पास फ्लॉग ग्लव्स के साथ ही टिके रहने और फायर इन्फ्यूजन पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके आश्चर्य के लिए उसके घूंसे ने मोम की मूर्ति की रक्तपिपासा को भड़का दिया, जिससे पता चला कि उस सत्ता में जीवन का कुछ अंश भी था, साथ ही हल्की सी भावनाएं और इच्छाएं भी। अच्छा लगा देखकर कि तुम अभी भी हरकत में हो। लूमियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने दर्द सहते हुए दाहिनी हथेली पीछे खींची और उसकी आग भरी मुट्ठी ने फिर से मोम की मूर्ति का सिर सीधा कर दिया। मोम की मूर्ति, जिसकी रक्तपिपासु इच्छाएं अब और बढ़ चुकी थीं, दूरी बनाने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थी। उसने फिर से डराने वाली रणनीति अपनाई, सहज और बेतहाशा ढंग से लूमियन के साथ नज़दीकी लड़ाई में उलझ गई। ये बिल्कुल लूमियन की योजना के मुताबिक था। उसके लोहे काले बॉक्सिंग ग्लव्स, जो लाल किरमिजी लपटों से धधक रहे थे, तेजी और सटीकता के साथ लगातार मोम की मूर्ति के अंगों, मुट्ठियों, कंधों, धड़ और सिर से टकराते रहे। हर भूसा जोरदार नहीं था, लूमियन को चाहिए था सिर्फ एक लगातार, थकान रहित आक्रमण। बम बम बम, बैंग बैंग बैंग। फ्लॉग ग्लव्स से सजे लूमियन के मुंह के लाल किरमिजी आग की लकीरें खींचते हुए चलते रहे और फुर्तीली व कुशल मोम की मूर्ति को इस कदर दबा दिया कि वह अपनी कोई और क्षमता इस्तेमाल ही न कर सकी। उसके पांव आगे बढ़ने और घुटने उठाने की तरल सी चाल में थे, नीचे से आने वाले हमलों को रोकते हुए। महज 10-20 सेकंड के भीतर मोम की मूर्ति अचानक जड़ हो गई और उसके भीतर से एक अलौकिक विस्फोट सा फूट पड़ा। उसकी आंखों की केशिकाएं फट गईं और पहले की हल्की नीली रंगत को गहरे लाल में रंग दिया। उसके सिर पर दरारें फैल गईं, जो फ्लॉग ग्लव्स से लगे घावों से जुड़ती चली गईं। डिजायर डेटोनेशन। लूमियन के निरंतर आक्रमण ने फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स के डिजायर डेटोनेशन प्रभाव को सक्रिय कर दिया था। जवाब में लूमियन ने अपनी मुट्ठियां पीछे खींच लीं और चुपचाप देखा
जब मोम की मूर्ति की खून लाल आंखों में पीड़ा के संकेत उभरे। दो गहरे लाल आंसू धीरे धीरे उसकी आंखों के कोनों में भर आए और उसके मोम जैसे गालों पर बहने लगे। मोम की मूर्ति ने मुंह खोला, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। रंबल। उसके शरीर के भीतर से एक दबा दबा विस्फोट सुनाई दिया और बड़ा चढ़ाकर बने घाव उसके पूरे शरीर में फैल गए। उन जगहों से लाल किरमिजी लपटें भड़क उठीं और मोम की मूर्ति पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। फायर इन्फ्यूजन। भीषण आग के बीच मोम की मूर्ति तेजी से नरम पड़ने लगी, उसका शरीर खून सने चिपचिपे बूंदों में टपकने लगा। थर्ड, वह जमीन पर ढेर हो गई। ये किस तरह का राक्षस है? लूमियन ने गिरे हुए प्राणी को 10 सेकंड से भी ज्यादा देर तक देखा। उसके हंटर के सहज बोध बता रहे थे कि इस शिकार में बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकते। इसी दौरान उसने अपना ब्रीफकेस निकाला और सावधानी से फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स को उसके भीतर रख दिया। बिना हिचकिचाए लूमियन मुड़ा और जंगल से बाहर निकल गया। उसके पीछे लाल किरमिजी लपटें भड़क उठी, उसकी टपकती हुई खून की बूंदों को भस्म करती हुई। जलती हुई आग के भीतर मोम की मूर्ति पहचान से परे पिघल चुकी थी। लूमियन की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ी और दृश्य से गायब हो गई। स्पिरिट वर्ल्ड ट्रिवर्सल। दुष्ट देवताओं और फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स द्वारा बुलाए गए खतरनाक अस्तित्वों का ध्यान खींचने से बचने के लिए लूमियन ने अपना स्थान बदल लिया, प्रभावी रूप से पास के एक कस्बे में टेलीपोर्ट हो गया। ये वह जगह थी जिसकी उसने पहले से रेकी कर रखी थी, स्पिरिट वर्ल्ड के भीतर सटीक निर्देशांकों के साथ। कई दर्जन सेकंड बाद जंगल का रास्ता अचानक एक वीरान बंजर भूमि में बदल गया, जहां केवल कुछ टिमटिमाती लपटें बची थीं। घास फूस धीरे धीरे उगाए और सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति की आकृति तेजी से प्रकट हुई। उस आकृति ने हल्के रंग का घूंघट ओढ़ रखा था और उसका पेट स्पष्ट रूप से उभरा हुआ था। उसके चारों ओर मातृत्व सी आभा फैली हुई थी। वह नाइट स्टॉकर्स की लेडी मून थी। लेडी मून ने पूरी तरह पिघली खून सनी मोम की मूर्ति की ओर देखा और लाल किरमिजी लपटों के नृत्य को चुपचाप निहारती रही। 10 सेकंड से अधिक समय तक सोचने के बाद वह स्त्री और वह वीरान भूमि दोनों ही गायब हो गए। रेड स्वॉन कैसल की मुख्य इमारत के भीतर एक कमरे में काउंट पूफर लाल शर्ट और चिकनी काली पतलून पहने एक बिखरी हुई मेज के सामने बैठा था। उसकी ठंडी निगाहें उसके सामने रखे मोम की मूर्ति के सिर पर टिकी हुई थीं। उस सिर में जीवित सा अजीब सामे था, हल्की नीली आंखें और गहरे काले बाल। सन्नाटा खींचता गया और काउंट पूफर अपनी बेचैनी छिपा न सका। वह कभी कॉलर खींचता, कभी कुर्सी पर खिसकता और यहाँ तक कि अपनी शर्ट का ऊपरी बटन भी खोल देता, मानो हवा असामान्य रूप से भारी हो गई हो, जिससे सांस लेना कठिन हो रहा हो। समय बीतने के साथ मोम की मूर्ति के सिर से अचानक एक भयावह चटकने की आवाज आई। वह कई टुकड़ों में टूट गया, हर टुकड़ा विकृत रूप से पिघला हुआ। पूफर सदमे में उछलकर खड़ा हो गया, उसकी पुतलियां अविश्वास में फैल गईं। उसकी आंखों से छोटी छोटी रक्त नलिकाएं बाहर निकल आईं, फट गईं और उन्हें गहरे लाल रंग में रंग दिया। यह मारा गया, पूफर ने बुदबुदाया, उसकी हैरानी में संदेह घुला हुआ था। सील डूबवा उसकी शुरुआती सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली था। भले ही वह खुद न हो, लेकिन उसके पीछे काम करने वाला गुप्त गुट तो था ही। काउंट पूफर गंभीर चेहरे के साथ कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। जब लूमियन टेलीपोर्ट होकर आगे के कस्बे में पहुंचा तो उसने पूरी सावधानी बरती, छायाओं में छिपा रहा और समय की गणना करता रहा। केवल तब जब उसे लगा कि कोई हंटर जंगल से दौड़ते हुए उसकी जगह तक पहुंच सकता है, वह सावधानी से कस्बे में गया। उसने गाड़ीवान को ढूंढा और काटिए दिल कैथेड्रल कमेमोरेटिव में 11 रू देस फाउंटेन्स तक लौटने की व्यवस्था की। किताबों से सजे एक कमरे में लूमियन ने गार्डनर मार्टिन की ओर देखा, जिसके हाथ में एक सिगार था। लूमियन ने सीधे कहा, मुझ पर हमला हुआ था। बॉस से सच्चाई छिपाने का कोई तरीका नहीं था। गार्डनर मार्टिन ने अपनी खास नासिक स्वर ध्वनि में प्रतिक्रिया दी। लूमियन ने घटनाओं का विवरण दिया, कैसे उसने काउंट पूफर के बाद किंग स्पाई का टुकड़ा चुना था और फिर एक उन्मादी आत्मा ने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की। उसने बताया कि कैसे उसने फायर इन्फ्यूजन का उपयोग कर मोम की मूर्ति को नष्ट किया और पिघला दिया, साथ ही अपने हाथों और चेहरे के घाव भी दिखाए। जो बात लूमियन ने नहीं बताई वह ये थी कि उसने समझ लिया था कि उन्मादी चेतना पूरी तरह उसके शरीर पर क्यों काबिज नहीं हो सकी, और यह भी कि उसने फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। पहले को उसने किसी अज्ञात कारण के खाते में डाल दिया। गार्डनर मार्टिन सिगार पीता रहा, चुपचाप सुनते हुए। उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं था कि लूमियन का मन भ्रष्ट नहीं हुआ था। अगर उसने जरा सी भी हैरानी या संदेह दिखाया होता तो लूमियन तुरंत मिस्टर के को आमंत्रित कर आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के ठिकाने को मिटा देता। सिगार हाथ में लिए गार्डनर मार्टिन मुस्कुराया और बोला, लगता है कि हमारी आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के आधिकारिक सदस्य पूफर के पूर्वज की आत्मा को पूफर से ज्यादा पसंद हैं। हालांकि हम उसे डराते भी हैं। क्या ये 13th एवेन्यू डूमाश की अजीब भ्रष्टता में गिरे बियॉन्डर्स की ओर इशारा है? उन्मादी चेतना अन्य औपचारिक सदस्यों पर आक्रमण नहीं करेगी, भले ही ब्लड एम्परर की आभा मौजूद न हो।
ये कितना सच है, क्यों ना आप ही आजमा कर देखें, बॉस। लूमियन के मन में अचानक गार्डनर मार्टिन को काउंट पूफर के साथ किंग स्पाई खेलने के लिए उकसाने की इच्छा जागी। अब मैंने एक बात की पुष्टि कर ली है, गार्डनर मार्टिन का भाव गंभीर हो गया। साउरॉन परिवार के पूर्वज वर्मंडा साउरॉन वास्तव में मरे नहीं हैं। वे हमारी वर्तमान समझ से परे किसी रूप में अस्तित्व में हैं। लूमियन पूरी तरह नहीं समझ पाया कि गार्डनर मार्टिन इतनी निश्चितता से कैसे कह सकता है कि वर्मंडा साउरॉन जीवित है, लेकिन साफ था कि दूसरा पक्ष इस पर विस्तार नहीं करना चाहता, इसलिए उसने पूछना छोड़ दिया। उसे एक बात की चिंता थी, तो क्या इसका मतलब है कि मेरा मिशन खत्म हो गया? काउंट पूफर के मोम की मूर्ति सिर बनाने के शौक और उस मोम की मूर्ति द्वारा उस पर हुए हमले को जोड़कर लूमियन को लगा कि वह अब संदेह के घेरे में है। उससे दोबारा मिलना बेहद खतरनाक होगा। गार्डनर मार्टिन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें इसे जारी रखना होगा। सिगार हाथ में लिए वह खड़ा हुआ और फर्श से छत तक फैली खिड़कियों की ओर टहलने लगा। पूफर के बाद तुम्हारा किंग बनना निस्संदेह उसे तुम्हारी उत्पत्ति पर शक करने को मजबूर करेगा, लेकिन वह उस घटना के असली कारण को जानने के लिए और भी उतावला होगा। बाद का मोम की मूर्ति वाला हमला मुख्यतः इसी वजह से हुआ था, इसलिए वह तुम्हें अलग अलग तरीकों से परखने और तुम्हारे छिपे रहस्यों को निकालने के लिए फिर से बुलाएगा। हमारे लिए ये वर्मंडा और साउरॉन परिवार के पूर्वजों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि करने का मौका है, और इसके जरिए हम इस कभी बेहद शक्तिशाली परिवार के धीरे धीरे पतन के कारण को समझ सकेंगे। ये हमारे लिए, जो मुख्यतः हंटर पाथवे से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यही अब हमारा प्राथमिक मिशन है। सीधे शब्दों में कहें तो साउरॉन परिवार रेड स्वॉन कैसल की तरह है। वह लंबे समय से जर्जर है, लेकिन उसमें कई रहस्य छिपे हैं। उसके पास ऐसे पहरेदार हैं जो जासूसी को रोकते हैं। हमें उन रक्षा दोषों को ढूंढना है, ये तय करना है कि वे रहस्य हमारे लिए घातक तो नहीं, और फिर मौका देखकर पहरेदारों को पार करना, जालों से बचना और खजाना लेना है। चिंता मत करो, पूफर के भविष्य के निमंत्रणों के दौरान मैं गुप्त रूप से तुम्हें सुरक्षा दूंगा। जोखिम बहुत ज्यादा नहीं होगा। लूमियन ने पल भर सोचा और कहा, कमांडिंग ऑफिसर, आपने पहले कहा था कि हमारा प्राथमिक मिशन फोर्थ इपॉक 3 के असली प्रवेश द्वार को ढूंढना है। प्राथमिक मिशन इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? गार्डनर मार्टिन ने सिगार का कश लिया और मुस्कुराया। ये दोनों बातें किसी हद तक जुड़ी हुई हैं और एक ही उद्देश्य की सेवा करती हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है उनका मकसद क्या है। दूसरे शब्दों में, आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का मौजूदा ध्यान भूमिगत इलाकों की खोज, फोर्थ इपॉक 3 के प्रवेश द्वार को ढूंढने, पिछले 200-300 वर्षों में साउरॉन परिवार के पतन की जांच और उनसे कुछ कीमती हासिल करने पर है। मिस्टर के अनुसार साउरॉन परिवार के पतन का एक कारण उनका पागलपन में उतर जाना और समय के साथ कई महत्वपूर्ण सदस्यों का खो जाना है। गार्डनर मार्टिन और मैं मुख्य रूप से साउरॉन परिवार वाले हिस्से के जिम्मेदार हैं। क्या सुपरवाइजर ओल्सन सहित अन्य सदस्य भूमिगत खोज में लगे हैं? लूमियन को आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की हालिया योजनाओं की अब बेहतर समझ हो गई थी। यही उसका भी प्राथमिक मिशन था। बेशक वह सिर्फ ये जानता था कि क्या करना है, यह नहीं कि क्यों। हाँ, कमांडिंग ऑफिसर, लूमियन ने बिना और कुछ कहे सहमति जताई। उसे आभास था कि यह उसके लिए पायरमेनियाक पोशन को पचाने और हंटर पाथवे पर आगे बढ़ने का एक अवसर होगा। मैडम मैजिशियन के अनुसार साउरॉन परिवार कभी एक शक्तिशाली गुट था जिसके पास एक हंटर एंजल भी था। गार्डनर मार्टिन ने यह नहीं पूछा कि पूफर ने किंग को कितना सोना दिया था, जिससे संकेत मिला कि लूमियन जा सकता है और काउंट के अगले निमंत्रण का इंतजार कर सकता है। नवीनीकृत हॉल से गुजरते हुए लूमियन ने फास्टिनो को देखा, वह बटलर, जो आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का आधिकारिक सदस्य भी था, जो एक काले चोगे वाले व्यक्ति को भीतर ले जा रहा था। वह आदमी औसत कद का था, मुश्किल से 1.75 मीटर लंबा। उसके कपड़े ढीले थे और वह कसकर लिपटा हुआ था, जिससे उसकी असली सूरत और काया छिपी हुई थी। लूमियन उसके चलने के ढंग, कद और कदमों से सिर्फ इतना समझ पाया कि वह एक आदमी है। फास्टिनो ने लूमियन को अभिवादन में सिर हिलाया और उस रहस्यमय आदमी को हॉल से होते हुए गार्डनर मार्टिन के अध्ययन कक्ष में ले गया। वह कौन हो सकता है? इतनी रात गए यहाँ बातचीत के लिए क्या लाया होगा? लूमियन ने नजर फेर ली, मन में सवालों के साथ 11 रू देस फॉन्टेन से निकल गया। मार्केट डिस्ट्रिक्ट, रू अनाची, ओबेज डू कॉपडॉ। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही लूमियन ने अपने कदमों में जानबूझकर वजन डाला, जिससे धप धप की आवाजें गूंज उठीं। वह इत्मीनान से रूम 207 लौटा, कार्बाइड लैंप जलाया, आर्मचेयर घुमाकर बैठ गया और बिना कुंडी लगे दरवाजे की ओर मुस्कुराया। 20 से 30 सेकंड बाद रूम 201 से हल्के कदमों की आवाज आई। कदम हिचके, फिर दृढ़ हुए। जल्द ही वे रूम 207 के बाहर पहुंचे और धीरे से दस्तक दी। कृपया अंदर आइए, लूमियन ने ठुड्डी हल्की सी उठाते हुए कहा। जैसा उसने सोचा था, वह लॉरॉन ही था। उसने लिनन की शर्ट और काली पतलून पहन रखी थी जब वह बाहर जाता था, तब से बिल्कुल अलग।
दरवाज़ा बंद करने के बाद लॉरॉन ने लूमियन की ओर देखा और कहा, मसियर डुबवा, मैं आपसे 500 वर्ल्ड डॉ उधार लेना चाहता हूँ। लूमियन चौंक गया, उसने ऐसा मोड़ नहीं सोचा था। उसे लगा था कि वह अपनी असली पहचान उजागर न करने की गुहार लगाने आया होगा, लेकिन वह पैसे उधार लेने आया था। 500 वर्ल्ड डॉ क्यों? लूमियन का भाव निर्विकार रहा। लॉरॉन की आवाज़ गंभीर हो गई। मैं ल पेटी ट्राइडियन का उप प्रधान संपादक बनने वाला हूँ। हालांकि मैं सबसे जूनियर रैंक वाला संपादक रहूंगा, फिर भी मैं यहाँ रहना जारी नहीं रख सकता। मुझे अपने सहकर्मियों को रिश्ते मजबूत करने के लिए नियमित रूप से घर पर जमावड़े के लिए बुलाना होगा। इसलिए मैं कार्टियर द l'Observatoire या कार्टियर द ल कैथेड्रले कमेमोरेटिव में एक अच्छा अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए 500 वर्ल्ड डॉ उधार लेना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को वहाँ लाना चाहता हूँ और इस दौरान उन्हें छोटे मोटे भोज की मेज़बानी सिखाना चाहता हूँ। जब मुझे वेतन मिलना शुरू होगा तो मैं किस्तों में कर्ज चुका दूंगा। आपको क्या लगता है, ब्याज दर कितनी होनी चाहिए? ये सिर्फ नौकरी बचाने के लिए पैसे उधार लेना नहीं है, बल्कि मुझे पकड़ और कुछ लाभ देने की पहल भी है, ताकि मैं उसकी योजनाएं न बिगड़ूं। लूमियन ने लॉरॉन को पहले से कुछ ज्यादा ऊंचा आंका और सोचते हुए सिर हिलाया। मुझे ब्याज नहीं चाहिए। ल पेटी ट्राइडियन में तुम्हें निश्चित ही कुछ रोचक खबरें, जानकारियां और विज्ञापन मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें नियमित रूप से व्यवस्थित करो और मुझे एक प्रति दो। कहते हुए लूमियन ने अपना बटुआ निकाला और 100 वर्ल्ड डॉ के 5 नोट गिनकर रख दिए। बस इस साल के भीतर चुका देना। लॉरॉन ने राहत की सांस ली और कहा, कोई समस्या नहीं। उस सट्टेबाज को IOU लिखकर रूम 207 से निकलते देखने के बाद लूमियन ने काउंट पूफर की जेब से मिले 5 भारी सोने की ईंटें निकाली और उन्हें हाथ में उछाला। इस अप्रत्याशित लाभ के साथ उसके पास अब 75,000 वर्ल्ड डॉ के बराबर सोना जमा हो चुका था। साथ ही उसके पास 2000 वर्ल्ड डॉ ऐसे थे जिन्हें अभी सोने में नहीं बदला गया था, और अपनी गतिविधियों के लिए बचे हुए 4000 वर्ल्ड डॉ। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं आर्मर्ड शैडो का अनुबंध पूरा कर लूंगा और उसे फिर से बुला सकूंगा। लूमियन ने कुछ देर सोने की ईंटों से खेला, फिर फ्लॉप बॉक्सिंग ग्लव्स वाला ब्रीफकेस आर्मचेयर पर रख दिया। उसने मुंह हाथ धोया और सोने चला गया, आने वाले अनिवार्य दुर्स्वप्न का इंतजार करते हुए। उन्नींदेपन में लूमियन ने एक बार फिर रेड स्वॉन कैसल को देखा। उसकी बेज रंग की बाहरी दीवारें पुराने खून से सनी हुई थीं। धुंधली चेतना में वह अंदर चला गया और उस बड़े ड्राइंग रूम में पहुंचा जहां उसने किंग स्पाई खेला था। मिस एल रोज, पेंटर मलन, ल पेटी ट्राइडियन के प्रधान संपादक कॉनेल और काउंट पूफर की दावतों में अक्सर आने वाले अन्य मेहमान सोफे पर बैठे थे, मानो लूमियन के आने का इंतजार कर रहे हों। लॉरॉन और अन्य मेहमानों की अस्थायी महिला संगिनी मौजूद नहीं थीं। इससे दृश्य किसी और सैलून या किसी पुराने सैलून जैसा लग रहा था। जब लूमियन सोफे के पास पहुंचा तो काउंट पूफर और बाकी लोग खड़े होकर सम्मान से उसका स्वागत करने लगे। शुभ अपराह्न, योर रॉयल मैजेस्टी, उन्होंने एक साथ कहा। स्वाभाविक रूप से लूमियन ने उन्हें ठंडी नज़र से देखा। ओह! काउंट पूफर और बाकी लोग पल भर के लिए चौंक गए। योर इंपीरियल मैजेस्टी, लूमियन ने हल्का सा सिर हिलाया और एक आर्मचेयर में बैठ गया, देखते हुए कि मेहमान उसके चारों ओर बैठ गए। वे सहज ढंग से बातें करने लगे, विषय विविध थे लेकिन धुंधले। अचानक नॉवलिस्ट अनोरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चेहरे को खुजलाया। फाड़ने की आवाज़ के साथ उसने अपनी त्वचा का एक बड़ा टुकड़ा उधेड़ दिया, जिसके नीचे रेंगता हुआ मांस और काले पड़े नलिकाएं दिखीं। लगभग उसी क्षण पेंटर मलन और अन्य लोगों ने या तो खुद को दिल में घोंप लिया या अपने साथियों की गर्दनें फाड़ दीं। एक पल में पूरा ड्राइंग रूम असामान्य रूप से खून खराबे से भर गया। हर तरफ भयावह दृश्य था। लूमियन के विचार तेजी से दौड़े और उसकी दृष्टि तुरंत बदल गई। किले के एक और हॉल में अनगिनत जली हुई सफ़ेद मोमबत्तियों से घिरे एक ताबूत को देखा। वह ताबूत कांसे का बना था, उसकी सतह पर जंग जमी हुई थी। पता नहीं वह वहां कितने समय से पड़ा था। लूमियन का दिल शोक और असहायता से भर गया, मानो उसने अपने करीबी और सहारे खो दिए हों। उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस जंग लगे कांसे के ताबूत को छूने की कोशिश करते हुए। उसी क्षण ताबूत का ढक्कन चरमराया और उसमें एक गहरी दरार खुल गई। अचानक गहरे लाल, लगभग काले रक्त नलिकाओं से भरी एक हथेली बाहर निकली, जिसमें एक बेहद मुरझाया हुआ दिल था, जिससे थोड़ा सा खून रिस रहा था। वह दिल अभी भी बहुत हल्के और मुश्किल से दिखने वाले ढंग से धड़क रहा था। उस मुरझाए दिल को देखते ही लूमियन के विचार अव्यवस्थित हो गए, किसी पागलपन से रंगे हुए। उसकी दाहिनी हथेली में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई और वह अचानक अपने सपने से जाग गया। उसे इस दुर्स्वप्न से न तो हैरानी हुई और न ही घबराहट। दिल की धड़कन शांत करते हुए उसने सपने के विवरण याद किए। धीरे धीरे लूमियन की भौहें सिकुड़ गईं। पहले दृश्य में किंग स्पाई खेल के अधिकांश प्रतिभागी अंततः पागल हो गए थे। उन्होंने या तो खुद को या दूसरों को विकृत कर लिया था, लेकिन 3 अपवाद थे। दृश्य बदलने के बाद भी वे सामान्य थे। एक था लूमियन खुद, दूसरा था काउंट पूफर, और तीसरा, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, मिस एल रोज।
वह जितनी आरक्षित और आज्ञाकारी दिखती है उतनी है नहीं। उसके अपने रहस्य हैं। लूमियन चुपचाप मुस्कुराया। जहां तक दूसरे दृश्य में कांसे के ताबूत, लाश और मुरझाए दिल का सवाल है, वह उन्हें बिल्कुल समझ नहीं पाया। वह सिर्फ इतना अनुमान लगा सका कि उनका संबंध शायद साउरॉन परिवार के रहस्य से हो। पिछली बार की तरह उस रात लूमियन को कई दुष्स्वप्न आए, लेकिन उनके स्पष्ट और पूर्ण होने की तीव्रता धीरे धीरे कम होती गई। भोर से ठीक पहले दुष्स्वप्न पूरी तरह गायब हो गया। जागने के बाद लूमियन ने जल्दी जल्दी एक पत्र लिखा और मैडम मैजिशियन को भेज दिया, जबकि उसकी यादें अभी ताज़ा थीं। 15 मिनट बाद मैडम मैजिशियन का संक्षिप्त उत्तर आया। मैडम मैजिशियन की प्रतिक्रिया से लूमियन की कनपटियां धड़कने लगीं। उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन सबसे अहम बातें अब भी धुंधली थीं। वह हर शब्द अलग अलग समझ पा रहा था, मगर सब मिलकर क्या कहते हैं, ये पकड़ में नहीं आ रहा था। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के पास वास्तव में क्या है और वह क्या दावा करता है? लूमियन ने कनपटियां मलते हुए पढ़ना जारी रखा। ये स्थिति तुम्हारे लिए खतरा भी है और अवसर भी। साउरॉन परिवार के पतन के पीछे की सच्चाई की जांच एक ऐसा मिशन है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। मिस्टर फूल ने ये दीर्घकालिक मिशन हमारे टैरो क्लब को सौंपा है, कुछ वैसा ही जैसा टू ऑफ कप्स और डिमिनेस सेक्ट के बीच प्राइमोर्डियल डिमिनेस की स्थिति की पुष्टि के लिए हुआ था। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, अपना समय लो, इसे पूरा होने में सालों भी लग सकते हैं। लूमियन अवाक रह गया। उसे उम्मीद थी कि फ्रैंकर की मेजर आर्केना मैडम जजमेंट डिमिनेस सेक्ट के साथ उसके संपर्क को स्वीकार करेगी, लेकिन प्राइमोर्डियल डिमिनेस की स्थिति की पुष्टि जैसा भयानक मिशन क्या था? वह तो एक सच्ची देवी थी। हाल की जानकारियों के अनुसार न केवल देवताओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण असंभव था, बल्कि उनकी विशिष्ट स्थिति समझने की कोशिश भी बेहद खतरनाक थी। जहां तक इनेविटेबिलिटी जैसे दुष्ट देवताओं का सवाल है, उनके अस्तित्व की जानकारी भर भी भ्रष्टता के बराबर थी। एक दीर्घकालिक मिशन, क्या यह ऐसा कार्य था जिसे फ्रैंकर के डेमीगॉड बनने के बाद ही पूरा किया जा सकता था? लूमियन ने मैडम मैजिशियन के उत्तर की आखिरी पंक्ति को ध्यान से पढ़ा। इसी पर ध्यान केंद्रित करो। अगर मदद चाहिए या तुम फंस जाओ तो पहले से मुझसे संपर्क करना। अरोरा ऑर्डर के मामले में अन्य मिशनों में भाग मत लो। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर पर ध्यान दो। मुझे यकीन है मिस्टर के समझेंगे। मैडम मैजिशियन ने पहले उसे अरोरा ऑर्डर में घुसपैठ करने और धीरे धीरे मिस्टर के का भरोसा जीतने का काम दिया था, जिसका अंतिम लक्ष्य अरैकल बनना था। लेकिन उनके लहजे से साफ था कि प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब वे आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर को प्राथमिकता दे रही थीं। लूमियन ने इसे उनके उत्तर से एक बड़ा संकेत माना। लाल किरमिजी लपटों में लूमियन ने हाथ में पकड़ा पत्र जला दिया। उसने कंधे पर एक थैला डाला और फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स उसमें रख दिए। फिर वह रूडेस ब्लाउजेस ब्लांचेस की ओर चल पड़ा। उसने किसी एक कैफे में जाकर नाश्ता किया। लगभग 9 बजे के आसपास ही उसने अपार्टमेंट 601 का दरवाज़ा खटखटाया। इस बार फ्रैंकर को जगाए जाने पर कोई झुंझलाहट नहीं थी। वह सोई हुई भी नहीं लग रही थी, उसके चेहरे पर चिंता थी। लूमियन को देखते ही उसने अपने खुले सुनहरे फ्लैक्स रंग के बाल खींचे और कहा, अंदाज़ा लगाओ, मैंने एक आत्मघाती मिशन स्वीकार कर लिया है। प्राइमोर्डियल डिमिनेस की स्थिति की पुष्टि। लूमियन हंसा, यह महसूस करते हुए कि फ्रैंकर ने यह स्वेच्छा से चुना है। उसे उसकी चिंता नहीं रही। तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ? झूठ के लिए मैंने इसका दिव्य ज्ञान किया। सच यह है कि मैंने हाल की स्थिति अपने मेजर आर्केना कार्ड धारक को रिपोर्ट की और उन्होंने तुम्हारे चयन का जिक्र किया। लूमियन सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। जैना कहाँ है? अपने पिता का मुआवजा मिलने के बाद से वह उकसावे में काफ़ी सक्रिय है। कल उसने एक सहायक अभिनेत्री को, जिसका अनुबंध खत्म हो चुका था, अपने पक्ष में कर लिया और उसे कार्टियर डे कैथेड्रल कमेमोरेटिव के एक थिएटर में ले गई। इससे उसकी आय काफ़ी बढ़ी। हालांकि अगर मुझे बताया जाता तो मैं भी वही प्रस्ताव दे सकती थी। थिएटर द लैंसियन केज पिजन्स हाल में काफ़ी मुनाफे में है। फ्रैंकर को जैना से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जैना ने पहले उसकी राय ली थी और मंजूरी भी पाई थी। उसे लगा कि ऐसे उकसावे फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही एक सहायक अभिनेत्री के जाने से प्रशिक्षुओं और पूर्व नर्तकियों के लिए मौके खुलते हैं। संक्षेप में बात बताने के बाद फ्रैंकर ने आह भरी और कहा, मैडम जजमेंट बस चाहती हैं कि मैं डिमिनेस सेक्ट के साथ बातचीत करूं। शर्त यह है कि मैं अपनी इच्छाओं और मानसिक स्थिति को काबू में रखूं। मैं उनके संसाधनों का उपयोग कर खुद को मजबूत कर सकती हूं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सकती हूं और उनकी तात्कालिक योजनाओं को समझ सकती हूं। प्राइमोर्डियल डिमिनेस की स्थिति की पुष्टि तब सोची जा सकती है जब मैं सच में गॉडहुड हासिल कर लूं और सेंट बन जाऊं। मैं डिमिनेस सेक्ट की गतिविधियों, हाल की योजनाओं और प्राइमोर्डियल डिमिनेस की प्रार्थनाओं के दौरान की प्रतिक्रियाओं से कुछ स्थितियां अनुमानित कर सकती हूं। क्या यह मिशन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा? लूमियन ने भौहें उठाईं। फ्रैंकर ने आह भरी। मिशन परेशान करता है, लेकिन जो बात ज़्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं सीक्वेंस 4 पर डिमिनेस ही रहूंगी। मैं फिर से आदमी नहीं बन पाऊंगी।
तुम सीक्वेंस 3 तक इंतजार कर सकती हो, लूमियन ने सहज लहजे में कहा। ये सच है, हालांकि वह और भी मुश्किल होगा। फ्रैंकर ने इस पर सोचा था, फिर पूछा कि लूमियन ने अचानक मैडम मैजिशियन को स्थिति क्यों रिपोर्ट की। लूमियन ने संक्षेप में रेड स्वॉन कैसल में हुई कल की घटना और गार्डनर मार्टिन की बातें बताईं, कुछ विशेष विवरण छोड़ते हुए। फ्रैंकर ने ध्यान से सुना, फिर थोड़ी देर सोचकर कहा, हमारे मौजूदा मिशन मिलकर हंटर और डिमिनेस पाथवे से जुड़े गुटों के रहस्यों और गतिविधियों को समेटते हैं। टैरो क्लब इन मामलों को काफी महत्व देता हुआ लगता है। लूमियन हंसा, यही एकमात्र तरीका है जिससे हमें मौका मिलेगा। फ्रैंकर ने संक्षेप में सहमति जताई और अचानक कुछ याद किया। काउंट पूफर से तुमने कितना सोना मंगवाया? 30,000, लूमियन ने ईमानदारी से कहा। फ्रैंकर की आंखें चमक उठीं। अब तुम्हारे पास कुल कितना सोना है? 75,000, और मैं किसी भी समय 6,000 और जोड़ सकता हूं, लूमियन ने बिना हिचक बताए। फ्रैंकर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो मैं तुम्हें पहले 25,000 उधार दूंगी बिना ब्याज। आज रात आमोड शैडो को बुलाते हैं और अगले हफ्ते की सभा से पहले चीजें समझने की कोशिश करते हैं। उसे याद आया कि फ्रैंकर ने डिमिनेस ऑफ प्लेजर बनने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। फ्रैंकर ने गर्व से कहा, गियोम बेनेट से निपटने में तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे 20,000 वर्ल्ड ऑ मिले, और हाल में गार्डनर मार्टिन भी काफी उदार रहे हैं। उन्होंने थिएटर द लैंसियन केज पिजन्स और नर्तकियों की कमाई का ज्यादातर प्रबंधन मुझे सौंप दिया है। हे, मैडम जजमेंट ने भी मेरी गतिविधियों के समर्थन के लिए 10,000 दिए। तुम्हारी कमाई भी काफी शानदार है। लूमियन ने महसूस किया कि थिएटर द लैंसियन केज पिजन्स और नर्तकियों से होने वाला मुनाफा भले साल द बालब्राइज जितना न हो, लेकिन फिर भी पर्याप्त था। अगर फ्रैंकर उसका बड़ा हिस्सा रखती तो वह आसानी से महीने के 20,000 कमा सकती थी। उसने सिर हिलाया। ठीक है, आज रात 11 बजे उसी जगह पर जहां पिछली बार किया था, समनिंग रिचुअल करेंगे। फ्रैंकर की खुशी साफ झलक रही थी। मैं तुरंत किसी से 25,000 को सोने में बदलवाने की व्यवस्था करती हूँ। रात देर से रिस्ट डॉक्स पर एक जली हुई इमारत के खंडहरों के भीतर फ्रैंकर ने लूमियन को देखा जब वह वेदी तैयार कर रहा था और सारा सोना उस पर रख रहा था। वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बाहर रहने के बजाय उसने अपने साथी के पास ही रहने का फैसला किया। लूमियन ने मोमबत्तियां एक एक कर जलाईं, आवश्यक तेल टपकाया। पीछे हटते हुए उसने उच्चारण किया, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू द सीरा। उद्धरण चिन्ह। लगभग उसी समय फ्रैंकर ने मिस्टर फूल का सम्मान सूचक नाम जपा, ताकि अनुष्ठान की शक्ति के बीच उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जल्द ही हल्की धुंध और आसन खतरे की भावना के बीच लूमियन ने मंत्र का अंतिम भाग पढ़ा। In the name of the great fool, I summon the spirit that wanders the void, a combination of numerous shadows, Lumion Lee's contracted creature. डगमगाती मोमबत्ती की रोशनी में रहस्यमय प्रतीकों से सजा एक अलौकिक द्वार प्रकट हुआ। उसमें से मछली की पपड़ी जैसे गहरे कवच में ढका एक छाया में आकृति निकली। पहले की तरह हर पपड़ी पर एक चेहरा था, हर चेहरा किसी अलग प्राणी का। ये सच में मछली की पपड़ियां हैं। फ्रैंकर नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसका उत्साह और चिंता उस भयावह माहौल और आमोड शैडो से निकलती स्पष्ट दुर्भावना पर भारी पड़ रहे थे। लूमियन ने आमोड शैडो की आंखों में देखा और हमीज में कहा, मैं अनुबंध पूरा करूंगा और तुम्हें 100,000 वर्ल्ड ऑ के मूल्य का सोना दूंगा। सच कहें तो लूमियन को 100,000 वर्ल्ड ऑ के बराबर सोने को लेकर कुछ संदेह था। वर्ल्ड ऑ और सोने के बीच लगातार बदलती विनिमय दरों ने उसे अनिश्चित कर दिया था कि अनुबंध के समय की दर के हिसाब से सोना तैयार करे या मौजूदा दर के अनुसार। एहतियातन उसने बैकअप के तौर पर सिर्फ 1,000 वर्ल्ड ऑ के बराबर अतिरिक्त सोना ही जुटाया था। जैसे ही लूमियन ने अपने शब्द पूरे किए, वेदी पर रखी सोने की ईंटें, आभूषण और तरह तरह की वस्तुएं अचानक बिखर गईं, सुनहरे कणों में बदलकर उस रहस्यमय द्वार की ओर उड़ने लगीं। इनमें से अधिकांश कण आमोड शैडो पर गिरे, जबकि कुछ खुले द्वार से होकर गुजर गए और गायब हो गए। धीरे धीरे आमोड शैडो के गहरे काले मछली पपड़ी जैसे कवच का लगभग 5वां हिस्सा सोने में बदल गया। वह अब अंधकार में नहीं रहा, बल्कि पवित्र और निर्मल आभा बिखेरने लगा। फ्रैंकर की आंखें फैल गईं। उसकी मूल दुनिया की कथाएं और शब्द उसके मन में उमड़ पड़े और वह बुदबुदाई, क्या ये गोल्डन बॉडी का पुनर्निर्माण है? उसकी याद में गोल्डन बॉडी का मतलब मूर्ति की सतह पर सोने का चूर्ण या सोने की पन्नी चढ़ाना होता था। कभी कभी ये किसी देवतुल्य अस्तित्व या महान उपलब्धि वाले व्यक्ति के विशेष रूप को भी दर्शाता था। आमोड शैडो अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी मूर्ति को सोने की परत से फिर से संवारा गया हो। जब वेदी पर रखा सारा सोना गायब हो गया, लूमियन को महसूस हुआ कि अनुबंध पूरी तरह पूरा हो चुका है। मौका देखकर उसने फ्रैंकर की ओर से हर्मीज में पूछा, तुम कहां से आते हो? आमोड शैडो ने मुंह खोला और गहरी गरिमा में और कुछ हद तक भयावह आवाज में बोला, लेकिन लूमियन उसके शब्द समझ नहीं सका। वह सिर्फ उलझन में देखता रहा जब आमोड शैडो वापस उस अलौकिक द्वार में लौट गया।
समनिंग रिचुअल समाप्त होने पर लूमियन ने फ्रैंक की ओर मुड़कर देखा। वह गहरे विचारों में डूबी थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसका दिल हिला और उसने पूछा, क्या तुम आर्मर्ड शैडो का जवाब समझ पाई? फ्रैंक ने धीरे से सिर हिलाया। उसने जो भाषा इस्तेमाल की वह मेरी दुनिया की भाषा से बहुत मिलती जुलती है, उसने कहा। फ्रैंक रुकी और खुद से बुदबुदाई, चेहरे पर उलझन के साथ। द ब्लड सोन ऑफ हेवन डिसरप्टेड द नेदरवर्ल्ड एंड द अंडरवर्ल्ड डाउस्ट सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टू एंटर द रिवर। फ्रैंक के इंटिसियन बोलने के बावजूद लूमियन उलझन में था। वह उसके अर्थ या आशय को समझ नहीं पा रहा था। अपने चारों ओर खामोश खंडहरों को देखते हुए उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर उसने फ्रैंक की ओर ध्यान देकर पूछा, समझाओगी? फ्रैंक ने पल भर सोचा, फिर कहा, सोन ऑफ हेवन मोटे तौर पर एम्परर के बराबर होता है, और डाउस्ट इसे एक शक्तिशाली बियॉन्डर समझ लो। मतलब ब्लड उपाधि वाला यह एम्परर नरक में तबाही मचाता है, और अंडरवर्ल्ड कहलाने वाला डाउस्ट एक शक्तिशाली बियॉन्डर ने उसे सील करने के लिए अंतिम बलिदान दिया, खुद को एक विशेष नदी में झोंक दिया। ब्लड की उपाधि वाला एम्परर। लूमियन चौंक गया। ब्लड एम्परर। समारिटन विमेन स्प्रिंग की यादें उसके मन में उमड़ पड़ीं। उन जीवंत स्मृतियों में ब्लड एम्परर की धुंधली आकृति छिपी हुई लपटों से जल रही थी। उसका क्षत विक्षत कवच खून से सना हुआ था। गहरे पानी फव्वारे के भीतर पीछे हटते, फिर दोबारा उमड़ते और धुंध में मिलकर एक फीका सा झरना बन जाते। एलिस्टर टूडॉ की प्रेताकृति किसी अज्ञात शक्ति द्वारा फव्वारे की गहराइयों में खींच ली गई थी। लगता था मानो उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ हो। फ्रैंक की व्याख्या के साथ लूमियन के मन में आर्मर्ड शैडो के रहस्यमय शब्दों और अपने अनुभवों का एक नया अर्थ बनने लगा। उसने विचारपूर्ण स्वर में फ्रैंक से कहा, मुझे शक है कि तुम जिस ब्लड सोन ऑफ हेवन की बात कर रही हो वह दरअसल ब्लड एम्परर एलिस्टर टूडॉ की ही प्रेताकृति है। लेकिन ब्लड एम्परर की प्रेताकृति मेरी दुनिया तक कैसे पहुंची? फ्रैंक ने तुरंत एलिस्टर टूडॉ से जोड़ नहीं पाया था, लेकिन लूमियन की बातें अब उसे समझ आने लगी थीं। विशेष मछली पपड़ी वाला कवच और स्पेल ऑफ हैरम्फ जो मिथकों और कथाओं से निकले थे, उसे पहले ही यह शक दे रहे थे कि आर्मर्ड शैडो उसकी दुनिया से आया है। और अब भाषा भी मेल खा रही थी, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो गया। लूमियन ने सिर हिलाया और आगे कहा, मुझे समारिटन विमेन स्प्रिंग की घटनाओं से शुरुआत करनी होगी, जहां मैडम हेलर और मैं पानी लेने गए थे। तुम मैडम हेलर के साथ गए थे? फ्रैंक ने बुदबुदाया। जिज्ञासा जाग उठी, लेकिन उसने लूमियन को आगे बोलने दिया। लूमियन ने समारिटन विमेन स्प्रिंग की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि फ्रैंक उसकी बात पर केंद्रित रहे। फिर उसने अपना सिद्धांत रखा। मेरा अनुमान है कि वॉर ऑफ द फोर एम्परर्स के दौरान ब्लड एम्परर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। किसी असाधारण कारण से उसने अपनी आत्मा का एक अंश सुरक्षित रखा। देवताओं के युद्ध के दौरान हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच एक मार्ग खुला, जिससे तुम्हारी दुनिया की एक रहस्यमय नदी हमारी दुनिया में प्रवेश कर गई। मिस्टर फूल ने उसे सील कर दिया, जिससे समारिटन विमेन स्प्रिंग बना। यह नदी मृत्यु और अंडरवर्ल्ड के क्षेत्रों से गहराई से जुड़ी प्रतीत होती है। ब्लड एम्परर की प्रेताकृति जो मृत्यु की अवस्था में फंसी है, तुम्हारी दुनिया, समारिटन विमेन स्प्रिंग और यहाँ तक कि फोर्थ ईपॉक ट्रियर के बीच विचरण करती है। ब्लड एम्परर के भीतर पुनर्जीवन की प्रबल इच्छा है, और इसे पाने का पहला कदम नदी के बंधन से मुक्त होना है। इस प्रक्रिया में उसने तुम्हारी दुनिया के अंडरवर्ल्ड में अराजकता फैलाई। मृत्यु और अंडरवर्ल्ड के क्षेत्रों का एक शक्तिशाली बियॉन्डर मजबूर हुआ कि वह अंतिम बलिदान दे, उस रहस्यमय नदी में प्रवेश कर उसकी शक्ति को पूरी तरह साधे और ब्लड एम्परर की प्रेताकृति को सील कर दे। फ्रैंक कभी उलझन में पड़ती, कभी बात समझ जाती। जब लूमियन ने अपना सिद्धांत पूरा किया तो उसने आश्चर्य और संदेह के मिले जुले भाव से कहा, तुम्हारा अनुमान काफी यथार्थवादी और तार्किक लगता है। उसकी व्याख्या ने आर्मर्ड शैडो के शब्दों और समारिटन विमेन स्प्रिंग की विचित्र घटनाओं पर रोशनी डाल दी थी। फ्रैंक कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरी दुनिया में उस मायावी और रहस्यमय नदी को येलो स्प्रिंग्स कहा जाता है। लेकिन मेरे ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले येलो स्प्रिंग्स और नेदरवर्ल्ड महज किंवदंतियां थीं, अपुष्ट मिथक। ब्लड सोन ऑफ हेवन या अंडरवर्ल्ड डाउस्ट की कोई कथाएं नहीं थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बस एक साधारण व्यक्ति थी, जिसे ऐसी चीजों से सामना करने का मौका कभी मिला ही नहीं? लूमियन हंसा। मेरे लिए भी और के वॉलॉक होने का पता चलने से पहले सुपर पावर, दानव और भूत जैसी बातें अस्तित्वहीन थीं। फ्रैंक ने उसकी बात मान ली और उसका भाव धीरे धीरे उत्साह में बदलने लगा। अब जब हमारी दुनियाओं के बीच एक मार्ग है, तो घर लौटना अब एक असंभव सपना नहीं रहा। लूमियन ने दोस्ताना लहजे में चेतावनी दी। मैडम हेलर ने कहा था कि वह फीका सफेद झरने का पानी किसी के लिए भी जानलेवा है। फ्रैंक का चेहरा पल भर के लिए जम गया, फिर उसने कहा, यह अभी हमारे लिए सच हो सकता है, लेकिन गॉडहुड की शक्ति और सेंट बनने के बाद शायद हम इसे संभाल सकें। लूमियन ने फिर याद दिलाया, उस झरने में एक एंजल और एक सच्चा गॉड कैद हैं। फ्रैंक ने आंखें घुमा लीं। तुम सच में मजा खराब कर देते हो।
पहले की तुलना में जब हमारे पास कोई जवाब, कोई दिशा, कोई उम्मीद नहीं थी, अब कम से कम एक किरण तो है। हमें पता है कि किस पर ध्यान देना है। मैडम हेलर शायद समारिटन विमेंस स्प्रिंग इसलिए भी लेने गई थी ताकि पुष्टि कर सके कि उसका संबंध येलो स्प्रिंग्स से है। सुराग ढूंढने में वह वाकई कमाल हैं। लुमियन ने बस कंधे उचका दिए, फ्रैंकर की नई उम्मीद और उत्साह को ठंडा न करने का फैसला करते हुए। फ्रैंकर जोश में आगे पीछे टहलने लगी, फिर अचानक एक सवाल दागा। तुम पूछ रहे थे कि आर्मर्ड शैडो कहाँ से आया, और उसने ब्लड एम्परर और अंडरवर्ल्ड डाउस्ट का जिक्र क्यों किया? ये तो जवाब नहीं हुआ। क्या इसके पीछे कोई छिपा रहस्य है? लुमियन ने पल भर सोचा और कहा, यह मृत्यु के बाद पैदा हुई एक छाया है, और इसकी कुछ क्षमताएं साफ तौर पर डेथ डोमेन से जुड़ी हैं। इसमें अपने बंधनों से मुक्त होने और कैद से भाग निकलने की तीव्र इच्छा भी है। इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि यह डाउस्ट अंडरवर्ल्ड द्वारा सील की गई एक भूत सरीखी सत्ता है। इसकी उत्पत्ति पूछने का मतलब सीधे डाउस्ट अंडरवर्ल्ड की वर्तमान स्थिति को उजागर करना होगा, इसीलिए हमें वह उत्तर मिला। फ्रैंकर को बात समझ आ गई। ये तर्कसंगत है। अंडरवर्ल्ड डाउस्ट ने इसके गोल्डन बॉडी को नष्ट कर दिया और इसे सील कर दिया। क्या इसी वजह से यह सोना इकट्ठा कर रहा है, अपने गोल्डन बॉडी का पुनर्निर्माण करने और कैद से मुक्त होने के लिए? लुमियन के उलझे चेहरे को देखकर फ्रैंकर ने गोल्डन बॉडी की अवधारणा और अपनी व्याख्या स्पष्ट की। क्या ऐसा है? लुमियन ने धीरे से सिर हिलाया। लगता है कि भविष्य में हम आर्मर्ड शैडो के साथ सोने का लेन देन जारी रख सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह उसकी मूल अवस्था में लौटाना टालना चाहिए। ये सत्ता बेहद खतरनाक है और इसके भीतर गहरी द्वेष भावना है। मुझे नहीं पता, अगर यह अपनी मुहर तोड़ दे तो क्या करेगा? फ्रैंकर ने पूरे दिल से सहमति जताई। कम से कम हमें सीक्वेंस 4 तक पहुंचने से पहले इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लुमियन हंस पड़ा। क्या तुमने नहीं कहा था कि गॉडहुड हासिल करना और सेंट बनना बेहद कठिन है? फिर यह नया आत्मविश्वास कहाँ से आया? फ्रैंकर ने उसे घूरा। क्या यह इसलिए नहीं कि अब मेरे पास एक लक्ष्य है? क्या मैं थोड़ी सी दिवास्वप्न की छूट भी नहीं ले सकती जब मेरे पास इतनी प्रेरणा है? सच में, क्या हमने भूमिकाएं बदल ली हैं? उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने कहा था कि लुमियन गॉडहुड और पाथवे बदलने की बात कुछ ज्यादा ही आसान बना देता है। लुमियन हंसा और बोला, लक्ष्य और प्रेरणा होना अच्छी बात है। हाँ, कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी की सभा अगले हफ्ते है। क्या मुझे दूसरों को आर्मर्ड शैडो, ब्लड एम्परर, अंडरवर्ल्ड डाउस्ट और येलो स्प्रिंग्स के बारे में बताना चाहिए? फ्रैंकर ने पल भर सोचा और कहा, पहले मैं ये जानकारी साझा कर देती, लेकिन अब अप्रैल फूल्स डे का मसला सुलझने तक नहीं कर सकती। हालांकि हम मृत्यु से जुड़ी उस अलौकिक नदी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, देखते हैं किसी के पास कोई जानकारी है या नहीं। लुमियन ने सोचा और कहा, मैं पूछूंगा। फ्रैंकर पल भर को चौंकी, फिर तुरंत उसकी वजह समझ गई। लुमियन समारिटन विमेंस स्प्रिंग पर मैडम हेलर के साथ गया था। हिडन ब्लेड की भूमिका निभा रही फ्रैंकर के बजाय मगल बने उसके साथी का इस बारे में पूछना ज्यादा तर्कसंगत था। इसमें एक साफ कारण था। हेलर के दृष्टिकोण से लुमियन और हिडन ब्लेड एक दूसरे के लिए अजनबी थे। अगर फ्रैंक यूं ही रिवर ऑफ डेथ का जिक्र करती तो संदेह जरूर पैदा होता। सोमवार को फ्रैंक फिर से ट्रोकाडियरो के रेड हाउस कैफे पहुंची। इस बार उसने अपने सामान्य पहनावे के मुताबिक कपड़े पहने थे, शर्ट, पैंट और बूट्स। हालांकि उसने काले बाल और भूरी आंखों वाला रूप ही रखा था। उसका इरादा यह आभास देने का था कि वह एक ऐसा आदमी है जो डिमेनेस में बदल गया है, ताकि जिस डिमेनेस का वह इंतजार कर रही थी वह अचानक हमला करने से हिचके। हालांकि सुबह भर वह लंबे नारंगी लाल बालों वाली डिमेनेस नहीं आई। इसके बजाय फ्रैंकर 2 महिला ग्राहकों के साथ बातचीत में उलझी रही, जिन्होंने उससे बात शुरू करने का मौका लिया था। फ्रैंकर ने शांति से अपनी कॉफी की चुस्कियां लीं, इन बातचीतों से अप्रभावित दिखते हुए। वह ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकी कि लुमियन असामान्य रूप से शांत था और उसे समय लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। फ्रैंकर को ब्लिस सोसाइटी के मुख्य सदस्यों, खासकर सुज़ैना मैटाइस के करीबी लोगों को खत्म करने की तात्कालिकता का एहसास था। ऐसा न करने पर लुमियन हमेशा रोज स्कूल ऑफ थॉट की छाया में रहेगा। लुमियन पहले ही मैडम मैजिशियन को ब्लिस सोसाइटी, रोज स्कूल ऑफ थॉट और रेड हाउस कैफे की गतिविधियों की रिपोर्ट दे चुका था। जो जवाब उसे मिला वह संक्षिप्त था, फिलहाल तो मत छोड़ो और कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लुमियन ने पत्र जलाया और रू डू रोसिग्नॉल से निकलकर एवेन्यू डू मार्श की ओर टहलने लगा। जब वह साल द बाल ब्राइस के पास पहुंचा तो उसने एक परिचित शख्स को देखा। गहरी भूरी आंखें, उभरी हुई नाक और ठुड्डी को ढकती हुई सुनहरे फ्लैक्स रंग की दाढ़ी। उसने एक ऐसा चोगा पहन रखा था जो किसी प्राचीन वॉलॉफ जैसा लगता था। वह सीक्रेट सप्लिएंट ओस्टर ट्रल था, वही जिसने लुमियन को मिस्टर के की रहस्यमय सभा से परिचित कराया था। मेरी गोभी, लुमियन ने मुस्कराते हुए पूछा, यहाँ कैसे? ओस्टर ट्रल ने अपनी आकर्षक आवाज में जवाब दिया, मैं बैरन ब्रिग्ने को अपना कर्ज चुकाने आया हूँ। पैसे जुटा लिए? लुमियन ने भौहें उठाईं। ओस्टर ट्रल मुस्कुराया,
हाँ, मुझे यह एहसास हुआ है कि पोशन से निकले कुछ ऑनरिफिक नेम्स को प्रार्थना में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई खतरा नहीं है। ये खोज मेरे लिए काफ़ी उपयोगी रही। ये सुनकर लूमियन थोड़ा चौंका। गंभीर नज़र से उसने अपनी छाती पर 4 बार थपकी दी, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं। ओस्टरट्रल ने और भी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ वही हरकत दोहराई। लूमियन ने छोटी मोटी बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। उसने बस हाथ हिलाया और ओस्टरट्रल के पास से आगे बढ़ गया। चुपचाप वह साल द बाल ब्राइस के बाहर खोपड़ियों से बनी सफ़ेद गोलाकार मूर्ति के पास पहुंचा और हल्की सी आह भरी। रात 9 बजे लूमियन ओबेज डूक ऑफ डॉ के रूम 207 में लौटा। आखिरकार उसे एक पत्र मिला, एक शुद्ध चांदी की खोपड़ी से जिसकी आंखों में फीकी सफ़ेद लपटें जल रही थीं। वह पत्र हेलर का था और उसकी सामग्री संक्षिप्त थी। 1 घंटे में एक गैदरिंग होगी। अगर तुम भाग लेना चाहते हो तो 10 बजे के 5 मिनट के भीतर निम्न मंत्र को चुपचाप जपो। आखिरकार लूमियन ने सांस छोड़ी, पत्र मोड़ा और ओबेज डूक ऑफ डॉ से निकल गया। उसने कोई अतिरिक्त लोहे की अलमारी तैयार नहीं की थी। कमरे में छिपे कुछ जालों के साथ साधारण चोर मुख्य हिस्से तक पहुंच ही नहीं सकते थे। जबरदस्ती घुसने का मतलब उनकी मौत होता। वैसे भी असाधारण चोरों को लोहे की अलमारी नहीं रोक सकती थी। समय आने पर लूमियन ने काले हुड वाले चोगे पहने, जो वॉलॉक्स के परिधान से काफी मिलता जुलता था, जैसा कि मैडम हेलर और फ्रैंकर ने उसकी बहन के बारे में इन गैदरिंग्स में बताया था। फिर उसने लाई निकाला और उसे एक साधारण मगर सुंदर चांदी सफेद कान की बाली में बदल दिया। उसने उसे अपने दाहिने कान में पहन लिया। पूरे लंबाई वाले शीशे में देखते हुए लूमियन ने शांत भाव बनाए रखे जब उसने खुद को अचानक छोटा होता देखा। उसके बाल शुद्ध सुनहरे रंग में बदल गए, घने होकर उसकी पीठ तक बहने लगे। उसके चेहरे के नक्श बदल गए, ठीक वैसे जैसे उसकी यादों में और के थे। उसकी नाक की हड्डी ऊंची और नाजुक हो गई, होंठ न ज्यादा भरे हुए, न ज्यादा पतले, हल्के लाल रंग में रंगे हुए। उसकी आंखें हल्की नीली और साफ थीं, जिनसे हल्की सी मोहक चमक निकल रही थी। अतीत में लूमियन ने हमेशा अपनी बहन को एक विरोधाभास के रूप में देखा था। उसका आंतरिक स्वभाव उसके बाहरी रूप से बिल्कुल उलट था। वह धूप सी उजली, हंसमुख और खुले विचारों वाली दिखती थी, लेकिन असल में वह घर में रहने वाली थी, सामाजिक मेलजोल से कतराने वाली। केवल वही लोग जिन्होंने सच में उसका भरोसा जीता था, उसके सहज रूप, अजीब वाक्यांशों और उसके चंचल, शरारती पक्ष को देख पाते थे। इसके विपरीत औरा को दुनिया में कदम रखने से कोई झिझक नहीं थी। बिल्कुल लूमियन की तरह उसमें कॉडू की बुजुर्ग महिलाओं से घुलने मिलने और बच्चों को रोचक कहानियां सुनाने की सहज क्षमता थी, जिससे वह उनका स्नेह जीत लेती थी। जब से लूमियन ने अपनी बहन की असली पृष्ठभूमि जानी थी, उसने उसके भीतर और बाहर के इस तीखे अंतर को समझा था। निस्संदेह बहुत से लोग ऐसे विरोधाभासों से जूझते हैं, लेकिन औरा की विशेष परिस्थितियों ने इसे और बढ़ा दिया था। हाल के दिनों में लूमियन अक्सर यह सोचता रहता था कि उसकी बहन कैसी रही होगी और उसने कैसी जिंदगी जी होगी। शीशे में देखते हुए औरा की हल्की नीली आंखें धुंधली सी हो गईं, मानो वह भी बीते दिनों की यादों में खो गई हो। लूमियन को अब भी साफ याद था कि पहली बार उसकी बहन ने अपने वतन का जिक्र कब किया था। वह कॉडू में उसके दूसरे साल की बात थी, तब जब चरवाहे ऊंचे चरागाहों से लौटे थे और उसे नवजात मेमनों को सहलाने ले गई थी और निर्दयता से उनके प्रियजनों को खरीद लिया था। वे हरे भरे मैदानों में गए जहां सफेद और पीले जंगली फूल खिले थे, और शांति भंग न हो ऐसा स्थान चुनकर चारकोल ग्रिल के साथ पिकनिक लगाए। जब रात उतरी और तारों भरा आकाश हीरों की अंतहीन नदी सा फैल गया और अचानक यादों में डूब गई, उसकी उंगलियां आंसू पोंछती रहीं। लूमियन ने पूछा कि वह क्या सोच रही है, और उसने गहरे घर की याद की बात स्वीकार की। शीशे में औरा की दृष्टि जैसे शून्य में खो गई, चीक कार्बाइड लैंप की मुलायम पीले नीले प्रकाश की तरह। हरे मैदानों के पास बसा वह पहाड़ी गांव, चमकते सूरज के नीचे, वह जगह जहां वे कभी लौट नहीं सकते थे। कुछ देर बाद लूमियन ने साल द बाल ब्राइस से उधार ली हुई जेब घड़ी खोली और समय देखा। फिर उसने एक सलीकेदार चांदी सफेद आधा मुखौटा पहना, जिससे उसके सधे हुए होंठ और तराशा हुआ ठुड्डी का हिस्सा दिखता रहा। बिना देर किए लूमियन ने प्राचीन फीसैक लिपि से सजा एक कागज निकाला और उसे अपनी बाईं छाती पर चिपका दिया, जिस पर लिखा था मगल। हालांकि सोसाइटी के सदस्य एक ही दुनिया से आए थे, लेकिन उनके मूल स्थान अलग अलग थे और उनकी भाषाएं भी भिन्न थीं। इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद वे अलग अलग देशों में बिखर गए, जिससे भाषा की दीवारें खड़ी हो गईं। शुरुआत में वे उन सदस्यों की भाषाई क्षमता पर निर्भर थे जो बहुभाषी थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की साझा भाषा प्राचीन फीसैक को अपनी सामान्य भाषा के रूप में अपनाया। स्वाभाविक रूप से कुछ अपवाद भी थे, वे जिनकी मातृभाषाएं प्राचीन फीसैक से काफ़ी अलग थीं, लेकिन वे अल्पसंख्यक थे। उन्हें बहुमत का अनुसरण करना पड़ा, ये जानते हुए कि जब तक वे भाषा नहीं सीख लेते, कोई न कोई उनके लिए अनुवाद करता रहेगा। लूमियन ने पहले ही प्राचीन फीसैक की मजबूत नींव बना ली थी।
3 आने के बाद से उसने ऑरर की ग्रिमवाज में डूबकर इस भाषा में लगातार अभ्यास किया था। अब बुनियादी बातचीत उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी। 10 बजे के करीब लुमियन ने शीशे के सामने अपनी सूरत में अंतिम सुधार किए, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ठीक जगह पर हो। उसने वॉलॉक जैसे काले चोगे की छिपी जेब में अनुष्ठान की सामग्री और डिसेंसी ब्रोच वाली शराब की शीशी छिपा ली। मैडम हेलर का पत्र मजबूती से थामे लुमियन ने हर्मीज गैदरिंग के लिए मंत्र जपना शुरू किया। एक प्राचीन काल का बियॉन्डर, एवेनाइड नेशन की शासक, स्काई की महान मदर, मैं आपके राज्य में प्रवेश की अनुमति मांगता हूँ। जैसे ही शब्द उसके होंठों से निकले, उसके चारों ओर की दुनिया अचानक और भयावह रूप से बदल गई। उसने शीशे में अपना ही प्रतिबिंब देखा, मानो किसी पेंसिल स्केच को रबर से झटपट मिटा दिया गया हो। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ी और वह गहरी नींद जैसी अवस्था में डूब गया। अचानक उसकी चेतना गैदरिंग में पहुंची, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। वह होश में आया और खुद को एक महल में पाया जिसकी पत्थर की दीवारें जर्जर थीं और जिनमें घास फूस उगाई थी। उसके केंद्र में एक विशाल घिसा पिटा पत्थर का सिंहासन था, लेकिन कोई उसके पास नहीं गया। दीवारों की दरारों और पुराने खिड़कियों से लुमियन ने अंधेरे और ठंड से ढकी रात देखी, घने कोहरे में लिपटी हुई। मध्यम तारों की रोशनी कोहरे को चीरती हुई महल और उस स्वप्नसी नगरी पर हल्का प्रकाश डाल रही थी। ठीक उसी समय 100 से अधिक आकृतियां प्रकट हुईं, हर एक अलग पोशाक में। लुमियन ने भीड़ पर नजर डाली, लेकिन अभी मैडम हेलन नहीं दिखीं। हालांकि उसने हिडन ब्लेड फ्रैंका को पहचान लिया। अपनी पसंदीदा हत्यारे की पोशाक में काले चोगे, चमड़े का कवच, नीचे खींचा हुआ हुड और चेहरे पर चांदी का आधा मुखौटा, फ्रैंका समान वेशभूषा वाले कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी। फिर भी उनमें फ्रैंका ही एकमात्र सच्ची असैसिन थी। लुमियन ने फ्रैंका को अभिवादन नहीं किया। उसके निर्देशों और मैडम हेलर के पत्र में दिए संकेतों के अनुसार वह विशाल पत्थर की कुर्सी की ओर बढ़ गया। इतनी भीड़ वाली गैदरिंग किसी बाजार से कम नहीं थी। एकीकृत संवाद या लेन देन बनना मुश्किल था। स्वाभाविक रूप से गैदरिंग छोटे छोटे समूहों में बढ़ गई। केवल जब कोई विशेष महत्व का विषय होता तब प्रेसिडेंट गैंडाल्फ या हेलर जैसे उपाध्यक्ष विशाल पत्थर की कुर्सी के पास जाकर पूरी सभा को संबोधित करते। बेशक अगर कोई अपनी मंशा सबके साथ साझा करना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता था। ऑरर अकेडमी की गैदरिंग्स में नियमित रूप से आती थी। उनके समूह की निर्धारित जगह विशाल पत्थर के सिंहासन के बाएं महल के गहरे हिस्से में थी। उसी दिशा में बढ़ते हुए लुमियन इस गैदरिंग की रहस्यमय प्रकृति पर चकित हुए बिना नहीं रह सका। मंत्र जपने के बाद वह मार्केट डिस्ट्रिक्ट की रू डू रोसिग्नॉल स्थित सुरक्षित जगह से चला था और अब खुद को इस प्राचीन रहस्यमय महल में पा रहा था। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्य नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कोनों से आए थे, फिर भी वे सब एक तय समय में यहाँ इकट्ठा हो पाए थे। जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह ये थी कि फ्रैंका ने कभी गैदरिंग में प्रवेश की विधि साझा नहीं की थी। आमने सामने होने पर भी जब तक मैडम हेलर अनुमति न देती वह उसे सुन नहीं सकता था। लेकिन वह तो बस एक मंत्र जपना था, है न? वह उसे कैसे नहीं सुन सका? फ्रैंका के अनुसार ये शक्ति शायद किसी सील्ड आर्टिफैक्ट से आती थी, ऐसा आर्टिफैक्ट जिसे मैडम हेलर पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकती थी। इस सभा विधि के अलावा कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के पास अन्य तरीके भी थे, हालांकि वे अलग अलग समूहों या गुटों के लिए बने हुए थे। उदाहरण के लिए हिडन ब्लेड फ्रैंका ने कुछ चुनिंदा सदस्यों के साथ एक टेलीग्राम समूह बनाया था, जहां वे एक सूक्ष्म और सरल एनालाइजर का उपयोग करते समय पर बातचीत करते थे। फ्रैंका और हेलर द्वारा गैदरिंग्स में ऑरा के बारे में दिए गए मोटे मोटे वर्णनों को याद करते हुए और अपने अनुमान जोड़ते हुए लुमियन के कदम हल्के हो गए। उसका मानना था कि कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों की साझा उत्पत्ति को देखते हुए, भले ही उसकी बहन सभा में सतर्क रहना चाहती हो, उसकी सहज अवस्था जो वह उसके साथ रहती थी जरूर उभरती, शायद और भी ज्यादा। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें गहरे रहस्य नहीं होते। और भी आकृतियां हवा में प्रकट होने लगीं, मानो तेल चित्रों की नकल सफलतापूर्वक की जा रही हो। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों में भेष बदल की अद्भुत विविधता थी। कुछ पारंपरिक लोहे धूसर पूरे कवच में थे, तो कुछ लाल, पीले, सफेद और बहुरंगी रंगों से सजे हुए विदूषक बने थे। कुछ ने अतिरंजित मेकअप से अपने चेहरे छिपा रखे थे, पुराने लोक कथाओं की दुष्ट चुड़ैलों जैसे। कुछ ने नारंगी पीले कद्दुओं से बने राक्षसी हेलमेट पहन रखे थे, तो कुछ ने साधारण हुड से खुद को फीके पिशाचों में बदल लिया था, जिनके होंठ चमकदार लाल थे। कुछ तो घोड़े जैसे परिधानों में सिर से पांव तक ढांके हुए थे। ये दृश्य अखबारों और पत्रिकाओं में दर्ज मुखौटा गेंदों से भी ज्यादा कल्पनाशील और अद्भुत था। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों के बीच चलते हुए लुमियन के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कभी कभी वह अभिवादन करने वालों को सिर हिलाकर जवाब देता। आखिरकार वह अकेडमी टीम के कोने तक पहुंच गया। उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से उनके परिधानों पर लिखे कोड नेम्स पर गई। पेटिग्रू, प्रोफेसर, ग्रिफिन, ईगल, बेयर, हेडमास्टर, पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप।
376 डिफरेंट टीम्स। पेटिग्रू की लंबाई जरा सी 1.6 मीटर से अधिक थी। उसके अस्त व्यस्त पीले बाल एक परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए फेस मास्क के नीचे से झांक रहे थे। उसकी दाहिनी हथेली में एक चमकीला चांदी का दस्ताना था और उसने गहरे रंग की शर्ट के ऊपर एक खुली भूरी जैकेट पहन रखी थी। जैसे ही लूमियन पास पहुंचा, पेटिग्रू आगे बढ़ा और आश्चर्य व खुशी से बोला, मगल, तुम आखिरकार फिर से दिखाई दी। लूमियन ने और की आवाज में मुस्कराते हुए जवाब दिया, कुछ समय पहले कुछ हो गया था, मुझे ठीक होने में थोड़ा समय लग गया। अब तुम ठीक हो? पेटिग्रू ने चिंता से पूछा। सब ठीक है, लूमियन ने लापरवाही से उत्तर दिया, क्योंकि वह और उसके बीच की दोस्ती को लेकर निश्चित नहीं था। उसने अपनी नज़र पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी एक महिला की ओर मोड़ी। उस महिला ने काले रंग का तितली जैसा मास्क पहन रखा था, एक सफ़ेद शर्ट जिस पर बोटाई सजी थी और एक लंबा गहरे रंग का कोट। उसकी छाती पर टंगा साफ सुथरे अक्षरों में छपा एक नाम पत्र था जिस पर लिखा था, प्रोफेसर। लूमियन ने मुस्कराते हुए उसका अभिवादन किया, क्या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं आ पाए? एसोसिएट प्रोफेसर एक पुरुष था। कुछ साल पहले उनके साझा कोड नेम्स की वजह से वे असल जिंदगी में मिले थे और पति पत्नी बन गए थे। दोनों वॉलॉक्स के जबरदस्त शौकीन थे और तरह तरह के स्पेल्स के अध्ययन में गहराई तक उतरते थे। और की ग्रिमवाज में मौजूद वीड रिमूवल स्पेल एसोसिएट प्रोफेसर की ही देन थी। प्रोफेसर के होंठों पर हल्का सा रंग था और उसका दुबला चेहरा उसकी खूबसूरत भूरी आंखों को और उभार रहा था। उसने बस इतना कहा, वह असली दुनिया में व्यस्त है, मेहमानों की मेज़बानी कर रहा है। उसके पास समय नहीं था। फिर भी मेरा होना उसी के बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगल, क्या बात है? लूमियन हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं उसे वीड रिमूवल स्पेल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? क्या तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा घास फूस उगाई थी? पेटिग्रू ने जिज्ञासा से पूछा। लूमियन ने और जैसा ही भाव बनाते हुए अतीत की बात सुनाई। उसकी हल्की नीली आंखें इधर उधर घूमती रहीं और वह बोलता गया, कुछ समय पहले मुझे एक ऐसे पौधे का सामना हुआ था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अब से आया है। वह न सिर्फ बेहद तेजी से बढ़ता था बल्कि उसमें जबरदस्त जीवन शक्ति भी थी। वह बेहोशी पैदा करने वाली गैसें छोड़ता था और इंसानों को आदमखोर फूल की तरह निगल जाता था। जब भी वह उभरता था तो सैकड़ों नहीं तो हजारों की संख्या में होता था। लेकिन वीड रिमूवल स्पेल उन सबको मुरझा सकता था। हालांकि यह उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं करता था, लेकिन उन्हें काफी लंबे समय तक निष्क्रिय कर देता था। वीड रिमूवल बियॉन्ड पौधों पर भी काम करता है, प्रोफेसर ने हैरानी से कहा। लूमियन ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन ये सिर्फ घास या बेल प्रकार के पौधों पर ही प्रभावी है। ये वे जानकारियां थीं जिन्हें और ने अपनी ग्रिमवाज में दर्ज किया था। ये साफ था कि उसने पाड्रे के अबिस डेमन फ्लावर पर प्रयोग किए थे और अपने निष्कर्षों को विद्वतापूर्ण लगन से लिखा था, भले ही उस समय उसकी हालत साफ तौर पर ठीक न रही हो। ये तो काफी दिलचस्प खोज है। प्रोफेसर ने लूमियन का हाथ थामा और वीड रिमूवल स्पेल की बारीकियों पर चर्चा करने लगी। सौभाग्य से लूमियन ने इस स्पेल का गहराई से अध्ययन किया था और फ्रैंक तथा मैडम हेलर से मार्गदर्शन लिया था। भले ही वह इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन बातचीत के लिए उसका ज्ञान पर्याप्त था। अकेडमी टीम के साथ स्पेल्स और रहस्यमय ज्ञान पर लंबी चर्चा के बाद लूमियन को अचानक अपने आसपास एक भारी उपस्थिति का आभास हुआ, मानो कोई विशाल साया उस पर छा गया हो। उसने नजर उठाई और एक विशाल आकृति को देखा। वह आकृति पूरे 2.4 मीटर ऊंची थी, साधारण लिनन के चोगे में लिपटी हुई। उसका सिर हुड के नीचे छिपा था और उसके हाथ में एक भारी भरकम मैजिक स्टाफ था जो किसी साधारण इंसान की खोपड़ी चकनाचूर कर सकता था। वह कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी का प्रेसिडेंट गैंडाल्फ था। फ्रैंकर ने बताया था कि शायद वह फीसैक एम्पायर में एक अधेड़ उम्र के आदमी के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है जिसके भीतर जायंट ब्लड लाइन है। उसे शराब का शौक था और रहस्यमय ज्ञान की असीम प्यास, लेकिन उसका पाथवे अब भी एक रहस्य था। कभी कभी वह रीडर पाथवे के गुण दिखाता था, सावंत और मिस्ट्री प्रायर की विशेषताओं के साथ, और कभी ऐसा लगता था कि उसकी शारीरिक बनावट के हिसाब से वॉरियर पाथवे न लेना सरासर बर्बादी होगी। लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी जैसे उच्च स्तरीय रहस्यमय ज्ञान गैंडाल्फ से ही निकले थे। अजीब बात यह थी कि फ्रैंक गैंडाल्फ का जिक्र करते समय अक्सर अजीब सा भाव बना लेती थी, मानो उसका कोड नेम उसकी विशाल कद काठी और दबदबे से मेल नहीं खाता हो। गैंडाल्फ, जिसका चेहरा रहस्यमय साए में छिपा था, लूमियन की ओर देखने लगा और कर्कश सी मुस्कान के साथ बोला, तुम कुछ गैदरिंग्स में नहीं आई। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो न गया हो। लूमियन ने होंठ भींचे और जवाब दिया, अपनी हल्की आह और असहायता को भीतर ही छिपाते हुए, कुछ हुआ तो था लेकिन अब सुलझ गया है। ये जानकर राहत मिली। गैंडाल्फ ने सिर हिलाया। लूमियन से कुछ और औपचारिक बातें करने के बाद वह दूसरी टीम्स की ओर बढ़ गया। ये लूमियन का कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी की चर्चाओं में पहला अनुभव था। मैडम हेलर की सलाह के अनुसार उसने कम बोलने और ज्यादा सुनने का रुख अपनाया।
अक्सर वह चुप ही रहता। इस दौरान पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा लूमियन बोलने वालों को हल्की मुस्कान के साथ देखता रहा, अत्यंत ध्यानमग्न होने का आभास देते हुए। और अभी अक्सर यही तरीका अपनाती थी। कॉडू में मैडम पुआलिस और बुजुर्ग महिलाओं से बातचीत करते समय वह सामने वाले को गर्मजोशी भरी मुस्कान देती थी, जिससे उन्हें लगता था कि उनकी बात को सच में अहमियत मिल रही है। बातचीत चाहे कितनी भी रोचक हो, उसके दिखावटी ध्यान के पीछे और के विचार कभी कभी भटक जाते थे। वह बीच बीच में वापस ध्यान केंद्रित कर मुख्य बिंदु पकड़ लेती थी, ताकि जवाब देते समय कोई अजीब स्थिति न बने। बेशक जब बात रहस्यमय ज्ञान या सौदेबाजी की होती तो लूमियन पूरी तरह तल्लीन रहता, बस ऑरा के हाव भाव की नकल करता हुआ। कुछ देर बाद लूमियन को उठने का एक उपयुक्त मौका मिला और उसने एकेडमी टीम के इकट्ठा होने की जगह से जाने का संकेत दिया। एक महिला, जिसके चेहरे पर हटाने योग्य ऑयल पेंट लगा था, हैरानी से बोली, क्या आज तुम कुछ भी नहीं खरीद रही? क्या हर गैदरिंग में मजा लेने के लिए छोटी सी दौलत खर्च करना जरूरी है, ग्रैंडे सोयूर? लूमियन ने मन ही मन बुदबुदाया और मुस्करा दिया। मेरे दो कारण हैं। पहला, हाल ही में मैं एक बॉटलनेक पर पहुंच गई हूं और ज्यादा ध्यान स्क्रोल्स प्रोफेसर पोशन के फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स जुटाने पर दे रही हूं। वह ईमानदारी से बोलता गया, साथ ही संबंधित आवश्यकताओं की अनुपस्थिति का विश्लेषण करता रहा। अंत में उसने कहा, दूसरा, मैं कंगाल हूं और किसी का काफी बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है। अकेडमी टीम के सदस्य समझदारी भरी हंसी हंस पड़े। वे सब ने देखा था कि गैदरिंग से गायब रहने के दौरान मगल किसी बड़ी समस्या में फंस गई थी, एक संपन्न व्यक्ति से कर्ज में डूबी इंसान बन गई थी। हालांकि वे मगल के लिए ज्यादा चिंतित नहीं थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने उसकी दौलत कमाने की काबिलियत देखी थी। सहजता से लूमियन विशाल पत्थर की कुर्सी के दाहिनी ओर तीसरे स्तंभ की ओर बढ़ गया, जहां पर्गटरी टीम इकट्ठा होती थी। मैडम हेलर अक्सर उनकी चर्चाओं में शामिल रहती थी। वह महिला पहले से ही मौजूद थी, हालांकि उसके चारों ओर की ठंडक पहले से कुछ कम लग रही थी। उसकी घूंघटदार टोपी के नीचे सब कुछ धुंधला था, बस एक फीकी लेकिन उदास न लगने वाली सफेद रंगत दिख रही थी। लूमियन चुपचाप पर्गटरी टीम की चर्चाओं और लेन देन को देखता रहा। कुछ देर बाद उसने सोचते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी ने मृत्यु के डोमेन से जुड़े किसी भ्रमात्मक नदी के बारे में सुना है? हेलर ने लूमियन की ओर क्षण भर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। पर्गटरी टीम का एक और सदस्य, जिसका कोड नेम सर्बरस था, इस सवाल पर सोचने लगा और बोला, मगल, तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैंने अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में, हेल के क्षेत्र में एक भ्रमात्मक नदी की अफवाहें सुनी हैं। कहा जाता है कि वह कॉर्प्स कलेक्टर पाथवे के किसी हाई सीक्वेंस बियॉन्डर से जुड़ी हुई है। वह बिना हिचक जवाब दे गया और इस जानकारी के बदले किसी भुगतान की मांग भी नहीं की, भले ही यह महज अफवाह थी और प्रमाणित तथ्य नहीं। लूमियन मुस्कुराया और बोला, हाल ही में मुझे हमारे वतन और यहाँ दोनों की मिथकों और किंवदंतियों में ऐसी नदी की मौजूदगी ने आकर्षित किया है। उसने बात को परोक्ष रूप से उठाया, बिना ज्यादा विवरण में गए। सर्बरस ने पल भर सोचा और कहा, यह शायद मिथकों की उत्पत्ति और मानव सोच की समानता में निहित है। लूमियन ने और की आवाज में संक्षिप्त सहमति जताई और आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर और सुनने के बाद उसने अपना ध्यान प्राचीन महल में बने एक छेद की ओर मोड़ा। अपनी पहले से की गई तैयारी के साथ लूमियन आसानी से अप्रैल फूल्स टीम में घुल मिल सकता था और उनकी बातचीत पर कान लगा सकता था। निर्धारित स्थान की ओर बढ़ते हुए लूमियन ने जो कुछ देखा और सुना था, उसे तेजी से मन में दोहराया। वह ये नोटिस किए बिना नहीं रह सका कि उसकी बहन और काफी लोकप्रिय थी। अकेडमी और पर्गटरी दोनों टीम्स के सदस्यों ने उसके साथ अपनापन दिखाया था। प्राचीन महल में तिरछे चलते हुए लूमियन की नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जिसके सिर पर मोजा चढ़ा हुआ था। वह एक टूटे हुए स्तंभ पर कूद गया और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों को संबोधित करने लगा, जो अजीब अजीब वेशभूषाओं में थे। मुझे एक कविता सुनाने दीजिए। ओशन, तुम पूरी तरह पानी हो। हॉस, तुम्हारे 4 पैर हैं। डिमिनस, तुम सच में बहुत स्वादिष्ट हो। ये तो कविता है ही नहीं। लूमियन ने पहले ही एम्परर रोसेल सीक्रेट क्रॉनिकल्स खरीद रखी थी, जिनमें एम्परर और डिमेनेस के बीच असामान्य रूप से घनिष्ठ रिश्ते पर चुटकुले थे। डायरी में उसने डिमेनेसिस के स्वाद पर भी टिप्पणी की थी। एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए लूमियन अप्रैल फूल्स टीम के पास पहुंचा। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसकी पीठ उसकी ओर थी और जिसने काले रंग का सिर का चोगा पहन रखा था। उसकी पीठ पर सुनहरे रंग से प्राचीन फीसैक शब्द लिखा था, लोकी। फ्रैंकल ने बताया था कि लोकी उसकी दुनिया की कुछ कथाओं का पात्र है, जो झूठ, शरारत और आग से जुड़ा है। लोकी, कोड नेम वाला यह सदस्य अप्रैल फूल्स टीम का संस्थापक है। भले ही वह हेलर और अन्य लोगों की तरह तेजी से डिवाइन पाथ्स पर आगे बढ़ा हो, फिर भी वह वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना। तरह तरह की जानकारियां लूमियन के दिमाग में कौंध गईं। वह अप्रैल फूल्स टीम के क्षेत्र में दाखिल हुआ और सारी हंसी अचानक थम गई। एक साथ लोकी और बाकी लोग लूमियन की ओर मुड़ गए, जो आधा मुखौटा और काले वॉलॉक चोगे में खड़ा था। मगल के रूप में लूमियन के होंठों पर चमकदार मुस्कान खिल उठी।
काफी समय हो गया सब लोग। लूमियन के अभिवादन के सामने अप्रैल फूल्स टीम के करीब 1 दर्जन सदस्य चुप हो गए। उनमें से कई लोगों की नज़रें और शरीर की भाषा लूमियन को साफ बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। वहां बार्ट था, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मोजा पहन रखा था। हिशोका, जिसके चेहरे पर आधा मुखौटा, खड़े लाल बाल और आंसू व सितारे का मेकअप था। मैड लेडी, जिसने लाल, पीले और सफेद रंग का क्लाउन पेंट लगा रखा था, और अल्ट्रामैन, जो हास्यास्पद पोशाक में था। इन अप्रैल फूल्स टीम सदस्यों में से कुछ हैरान और उलझन में दिखे, जबकि कुछ सूक्ष्म रूप से पीछे हट गए। कुछ ने आंखें सिकोड़ लीं और कुछ ने अपनी मुद्रा बदल ली, पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गए। अगर लूमियन ने इस दौरान साइकियाट्रिस्ट एंथनी रीड से मार्गदर्शन न लिया होता और दोषियों की प्रतिक्रियाओं को देखने पर ध्यान न दिया होता जब उन्हें एहसास होता है कि उनका शिकार अभी जिंदा है, तो वह इन फर्कों को इतनी साफी से नहीं समझ पाता। शायद वह कुछ अहम चूक भी जाता। इसके विपरीत लूमियन के पहले के संदेहास्पद लोग लोकी और आई नो समवन ज्यादा सामान्य प्रतिक्रिया दे रहे थे। पहला अप्रैल फूल्स टीम का संस्थापक और नेता था। अगर टीम के भीतर कुछ असामान्य होता तो उसके अप्रभावित रहने की संभावना बहुत कम थी। फ्रैंकर के अनुसार माना जाता था कि वह स्पेक्टेटर पाथवे का सदस्य है, शायद एक साइकियाट्रिस्ट। हालांकि ऑरा को इस पाथवे की समझ काफी कम थी। उसकी ग्रिमवाज सपने में मिले विवरणों से मेल नहीं खाती थीं। काले सर्कस डिविनेशन शैली के चोगे में लोकी ने हुड की छाया से अपना चेहरा ढक रखा था, मानो पहचाने जाने की उसे कोई परवाह न हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने आश्चर्य जताते हुए कहा, मगल, तुम फिर से आ गईं। मुझे लगा था कि हिडन सेज की क्रैम स्कूल क्लासेस सुनने के बाद तुमने नियंत्रण खो दिया और पागल हो गई, इसी वजह से तुम महीनों से किसी गैदरिंग में नहीं आई। रैप, वह रैप है, क्रैम स्कूल क्लासेस नहीं, बार्ड ने मुस्कराते हुए सुधारा। लूमियन ने फ्रैंकर से सीखा था कि रैप एक अजीब तरह का संगीत है, जिसे कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के कुछ सदस्य अज्ञात अस्तित्वों की बकवास से तुलना करना पसंद करते हैं। मगल के पतले लाल होंठ हल्के से मुड़ गए। मुझ में पागलपन के लक्षण दिखे थे, लेकिन मैंने संभाल लिया। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी में यह आम बात थी। कई सदस्यों ने अलग अलग कारणों से नियंत्रण खो दिया था, राक्षस बन गए थे या मर भी गए थे। इसी वजह से साइकाइट्रिस्ट गैदरिंग्स के दौरान साथियों की मानसिक समस्याओं का इलाज करके काफी कमाई कर लेते थे। सफेद कोट और चिड़िया चोंच वाला मास्क पहने आई नो समवन ने सिर हिलाया। पिछले साल मैंने तुम्हारी मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन किया था। तब कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन लगभग 1 साल से तुम्हारा नियमित आकलन नहीं हुआ है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं किसी को जानता हूं जो लापरवाह और अति आत्मविश्वासी हो गया था और आखिरकार पागलखाने में पहुंच गया। ये साइकियाट्रिस्ट काफी सामान्य लग रहा था और सच में अपने मरीज की हालत को लेकर चिंतित था। लेकिन अप्रैल फूल्स टीम का सदस्य होना लूमियन को खटक रहा था। कम से कम उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह स्वस्थ नहीं लग रही थी। एक प्रैंकस्टर के रूप में लूमियन भविष्य को लेकर निराश नहीं था और न ही उसने मजा ढूंढने को जीवन का लक्ष्य बना लिया था। ऐसी परिस्थितियां निश्चित रूप से मानसिक सेहत पर बोझ डालती हैं। लोकी ने मगल की गैर हाजिरी पर और जोर नहीं दिया। उसने हाथ फैलाए और अप्रैल फूल्स टीम की जगह पर मौजूद कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सभी सदस्यों से बोला, दोस्तों, हाल ही में मुझे इतिहास का एक और ट्रांसमाइग्रेटर मिला है। कौन है? मोजा पहने बार्ड उछल पड़ा और बाकी सदस्यों की नजरें लोकी पर टिक गईं। सबकी निगाहें महसूस करते हुए लोकी ने अर्थपूर्ण इशारा किया और बोला, मुझे प्राचीन ग्रंथ मिले हैं जिनमें थर्ड ईपॉक में एंशिएंट सन गॉड के अस्तित्व का जिक्र है। क्या हम हमेशा अलग अलग चर्चेस के धर्म ग्रंथों, खासकर अटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के ग्रंथों को लेकर हैरान नहीं रहे हैं? क्या वे हमारी दुनिया के धार्मिक ग्रंथों से काफी मिलते जुलते नहीं हैं? अब मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब मिल गया है। अप्रैल फूल्स टीम के नेता के रूप में बोलते हुए उसने अपनी छाती पर 4 बार थपकी दी, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, मानो अपने वतन के किसी धर्म की ओर इशारा कर रहा हो। लूमियन की पलकें फड़कीं। मिस्टर के ने भी उसी अस्तित्व की प्रार्थना करते समय यही इशारा किया था। क्या यह महज संयोग था या कोई अनिवार्य संबंध? और क्या एंशिएंट सन गॉड साल द बाल यूनिक में मौजूद उस एंजल का पिता नहीं था? लोकी ने नाटकीय लहजे में आगे कहा, हाँ, जैसा कि तुम सोच रहे हो। अलग अलग चर्चेस के धर्मग्रंथ एंशिएंट सन गॉड से निकले हैं, लेकिन उनके फोकस अलग हैं और कुछ विवरण बदल दिए गए हैं। मुझे उस अस्तित्व की सिर्फ कुछ ही किताबें मिली हैं, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वे हमारी दुनिया से हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम एंशिएंट सन गॉड के बारे में और जानकारी जुटाओगे और अंततः ये पुष्टि करोगे कि वह भी एक ट्रांसमाइग्रेटर था, शायद रोसेल से भी पहले। अगर तुम मेरी मिली किताबें देखना चाहते हो तो बाद में ट्रेड के लिए कहना। एक प्रति के लिए 100 ग्राम सोना या बराबर की मुद्रा, ये काफी वाजिब दाम है न? हम सब एक ही पक्ष में हैं और यह खोज हमारे घर लौटने की उम्मीदों की कुंजी है। नहीं तो मैं इतनी कम मात्रा में सोना लेकर इसे बेचता ही नहीं। हास्यास्पद दिखने वाले अल्ट्रामैन ने आह भरी और बोला, ये सब कुछ बेकार सा लगता है।
मेरा मानना है कि तुम सोचते हो कि यह अस्तित्व जो देवता बन चुका है हमसे दुनिया की सच्चाई ज्यादा समझता होगा। उसने शायद ट्रांसमाइग्रेशन का रहस्य और वापसी का रास्ता भी खोज लिया होगा। लेकिन तुम्हारी जानकारी के मुताबिक क्या वह भी वापस नहीं लौट सका? रोशनी देखो, लोकी के होंठ मुड़े, और मुझे शक है कि वह इसलिए वापस नहीं लौट सका क्योंकि वह एक डिवाइन बैटल में मारा गया। दिलचस्प लग रहा है, ताश के पत्तों जैसे कपड़ों में हिशोका ने अचानक कहा। लोकी ने कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों पर नजर दौड़ाई और मुस्कुराया। उस अस्तित्व और उससे जुड़ी प्राचीन किताबों की जानकारी जानबूझकर मिटा दी गई है और बहुत कम प्रतियां गुप्त रूप से घूम रही हैं। ज्यादातर भूमिगत उस शक्ति के स्रोत के पास छिपी हैं जो उस अस्तित्व ने पीछे छोड़ी थी। कहा जाता है कि उन जगहों पर जितनी ऊंची सीक्वेंस होगी उतना ही ज्यादा खतरा होगा। नियंत्रण खोना आसान हो जाता है। हमारे जैसे साधारण बियॉन्डर्स के पास ही पास जाने का मौका है। शायद वहीं हमारी दोनों दुनियाओं के संबंध और घर लौटने का तरीका छिपा है। इस बिंदु पर लोकी की नज़र लूमियन के नकाबपोश चेहरे से गुजरी। क्या वह और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के बाकी सदस्यों को परोक्ष रूप से भूमिगत जाने के लिए उकसा रहा है? लूमियन किसी भी संभावित प्रैंक के प्रति सतर्क रहा, लेकिन उसे तुरंत समस्या का आभास होने का एक और कारण था। मैडम जस्टिस ने कहा था कि समैरिटन विमेंस स्प्रिंग के पास जाने पर जितनी ऊंची सीक्वेंस होगी उतना ही ज्यादा खतरा होगा। उसने समस्या की प्रकृति भी समझाई थी। इससे लूमियन को शक हुआ कि लोकी द्वारा बताए गए एंशिएंट सन गॉड का स्थान समैरिटन विमेंस स्प्रिंग जैसा ही कोई इलाका हो सकता है। लूमियन जानता था कि समैरिटन विमेंस स्प्रिंग कितना खतरनाक और भयावह है। क्या वह दूसरों को घर लौटने की चाह में भूमिगत जाने के लिए उकसा रहा है, खुद जोखिम से बचते हुए? या यह महज एक प्रैंक है जिससे दूसरों को नुकसान हो सकता है और लोकी को कोई फायदा नहीं? लूमियन ने लोकी की साइड प्रोफाइल की ओर देखा और जानबूझकर बात काटते हुए बोला, मैं भी हाल ही में एक ऐसे ही सवाल पर सोच रहा था। क्यों इस दुनिया की कई मिथकों और किंवदंतियों में हमारे वतन की तरह मृत्यु के डोमेन से जुड़ी एक भ्रमात्मक नदी मिलती है? क्या ये किसी ऐसे वरिष्ठ का नतीजा हो सकता है जो वापस ट्रांसमाइग्रेट हो गया हो? और के स्वभाव को जानते हुए लूमियन को यकीन था कि अगर उसे अपने घर लौटने से जुड़ा कोई सुराग मिलता तो वह खुद को शामिल होने से रोक नहीं पाती। चूंकि उसके अपने सवाल भी थे, उसे बातचीत को लोकी की दिशा से मोड़ना था। एक प्रासंगिक विषय ढूंढना उसकी सबसे अच्छी रणनीति थी। ये सबक लूमियन और उसकी बहन ने पढ़ाई, होमवर्क, परीक्षाओं, लड़ाई और शरारतों की आपसी जंग में सीखा था। लाल, पीले और सफ़ेद क्लाउन पेंट से सजी मैड लेडी हंसी और बोली, मानव स्वभाव मेरे प्रिय। इंसान अपने अनुभवों को मिथकों और किंवदंतियों में मिला देते हैं। प्राचीन काल में वे जीवन के लिए पानी पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें लगता था कि परलोक में भी एक नदी होनी चाहिए। इसी तरह जब वे कब्रें खोदते थे तो जितना गहरा जाते थे उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि उन्हें कोई भूमिगत नदी मिले। लूमियन ने और के लहजे की नकल करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी व्याख्या काफ़ी वैज्ञानिक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रहस्यवाद की कमी है। और अगर हमें लौटना है तो शायद रहस्यवाद ही हमारी ज़रूरत है। उसने रिवर स्टिक्स की कथा सुनाई जो उसने हाल ही में पर्गेटरी टीम से सुनी थी, और अंत में कहा, मुझे लगता है कि यह भी खोजने लायक रास्ता हो सकता है। लोकी का चेहरा हुड की छाया में छिपा रहा और वह हंसते हुए बोला, हालांकि अंडरवर्ल्ड स्पिरिट वर्ल्ड में कहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसका भूमिगत दुनिया से गहरा संबंध है। नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स की कई लोक कथाओं में हेल्थ को अक्सर भूमिगत बताया गया है। इसीलिए हमारी जांच का केंद्र भूमिगत होना चाहिए। चाहे वह थर्ड ईपॉक के एंशिएंट सन गॉड के अवशेष हों या रिवर स्टिक्स से जुड़े मसले, इन रहस्यों से सच में जुड़ने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। लूमियन मन ही मन बुदबुदाया, तुम बस चाहते हो कि सब जल्दी मर जाएं। उसने दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया और लोकी, आई नो समवन तथा अप्रैल फूल्स टीम के अन्य सदस्यों के साथ एंशिएंट सन गॉड, भूमिगत अन्वेषण और रिवर स्टिक्स पर जानकारी साझा करता रहा। करीब 20 मिनट की बातचीत के बाद लूमियन ने अप्रैल फूल्स टीम के इलाके से हटने का फैसला किया। वह पहले ही अप्रैल फूल्स टीम के कम से कम 4 सदस्यों में असामान्य प्रतिक्रियाएं महसूस कर चुका था। अगला कदम इसे हिडन ब्लेड फ्रैंकर पर छोड़ना था। अगर अप्रैल फूल्स टीम में सच में कुछ गड़बड़ थी तो वे मगल के साथ बेहद सतर्कता से पेश आते। वे आसानी से बातचीत या टटोलने की कोशिश नहीं करते, इस डर से कि कहीं जाल में न फंस जाएं। इस समय उनका मुख्य लक्ष्य अवलोकन और परोक्ष जानकारी जुटाना होना चाहिए था। जहां तक हिडन ब्लेड का सवाल था, उसके साथ वे बेझिझक प्रैंक्स कर सकते थे। बाद में फ्रैंकर इन प्रैंक्स को बहाना बनाकर अप्रैल फूल्स टीम के सदस्यों को असली दुनिया में ढूंढ सकती थी और एक एक कर उनका सामना कर सकती थी। वह कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के अन्य सदस्यों का समर्थन भी हासिल कर सकती थी। इन मुठभेड़ों से कोई ठोस जानकारी मिलेगी या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। जैसे ही लूमियन गैदरिंग से कुछ कदम दूर गया, उसने 2.4 मीटर लंबे प्रेसिडेंट गैंडाल्फ को विशाल पत्थर की कुर्सी के पास आते और गूंजती आवाज में कहते देखा, सब लोग, मुझे एक अहम बात पर चर्चा करनी है।
लूमियन रुक गया और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के प्रेसिडेंट की ओर देखने लगा, जो लिनन के चोगे में था। लगभग आधा दानव जैसा गैंडाल्फ अपनी आवाज़ पूरे प्राचीन महल में पहुंचाने के लिए किसी यांत्रिक उपकरण या रहस्यमय तकनीक का मोहताज नहीं था। अभी मेरी आइसोटोप से बात हुई और एक ऐसी बात सामने आई है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। उसने बताया कि सीक्वेंस 6 पर पहुंचने के बाद से उसका बियॉन्डर से ज़्यादा सामना होने लगा है और वह ज़्यादा बियॉन्डर मामलों में उलझ रहा है। ये पिछले कुछ वर्षों में मेरे सामान्य अवलोकनों से मेल खाता है। तुम सब जानते हो कि मुझे हर सदस्य से बात करना और ये पूछना पसंद है कि सुपर पावर से कौन से अतिरिक्त बदलाव आए हैं। मेरे लिए, मैंने डिवाइन पाथ्स में ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा गहराई तक अध्ययन किया है, जिससे मुझे गहरी समझ मिली है। इतना कहने के बाद मैं एक निष्कर्ष साझा करना चाहता हूँ। लगभग कोई अपवाद नहीं है। जैसे जैसे बियॉन्डर्स सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, उनसे जुड़ी रहस्यमय घटनाओं की आवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है। सीक्वेंस 9 पर यह ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन सीक्वेंस 7 या यहाँ तक कि सीक्वेंस 6 से शुरू होकर वे लोग भी जो आमतौर पर इन बातों पर ध्यान नहीं देते, महसूस करने लगते हैं कि वे लगातार बियॉन्डर घटनाओं से टकरा रहे हैं। संख्याओं से समझाता हूँ। सीक्वेंस 9 पर हर सीजन में बियॉन्डर घटनाओं या अन्य बियॉन्डर से मुठभेड़ की अनुमानित संख्या 1 होती है। यह आसानी से मिस्टिसिज्म गैदरिंग्स और छोटे छोटे सर्कल एक्टिविटीज़ में छिप जाती है जिनमें तुम हिस्सा लेते हो। इसे ठीक ठीक पकड़ना मुश्किल होता है। अब सीक्वेंस 8 पर यह 2 हो जाती है। सीक्वेंस 7 पर यह 5 या 6 तक बढ़ सकती है। यानी महीने में 1-2 बार कोई ना कोई बियॉन्डर घटना या अनजान बियॉन्डर से सामना हो सकता है। इस घटना पर तुम्हारे क्या विचार या अटकलें हैं? क्या तुम इसके कारण को समझ सकते हो? शायद रहस्यवाद के कुछ मूलभूत नियम काम कर रहे हैं। लूमियन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस नहीं है? गैंडाल्फ नाम का ये ट्रांसमाइग्रेटर तीक्ष्ण जांच पड़ताल की भावना रखता था। वह छोटी से छोटी बात नोटिस करने में माहिर था और सचमुच लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस के बाहरी लक्षणों तक पहुंच गया था। वह वही था जिसने ये भी सुझाव दिया था कि हाल के वर्षों में सीक्वेंस 9 और सीक्वेंस 8 तक पहुंचना पहले से आसान हो गया है, यहाँ तक कि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स सीधे लेने की अनुमति भी मिल रही है। उसने बढ़े हुए जोखिम का अधिक सटीक आकलन दिया था। एक शोध केंद्रित प्रतिभा लूमियन ने ऑरर की आम शब्दावली में मन ही मन कहा। उस जैसे व्यक्ति के लिए जिसके भीतर एक दुष्ट देवता का एंजल सील था और जिस पर डेटी स्तरीय आभा छाई थी, लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस का प्रभाव इतना प्रबल था कि नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। कोई भी समस्या पहचान लेता। महीने में 1-2 बियॉन्डर घटनाएं, ये तो लगभग हर हफ्ते की बात है। उसके सामने आए बियॉन्डर्स को गिने तो ये रोज़मर्रा की घटना लगती थी। हालांकि कभी कभी लूमियन को लगता था कि लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस पूरी तरह प्रभावी नहीं हुआ था। केवल तभी जब सिनर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य और रॉश लुईस सांसों का परिवार एवेन्यू डू मार्श पर खींच आए और वह उनसे संयोगवश टकरा गया, तभी इसे सही मायने में लागू माना जा सकता था। शायद बून की शक्ति बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के कन्वर्जेंस जितनी प्रबल नहीं थी, या शायद टर्मी बोरोज की मुहर ने असर को कम कर दिया था। किसी भी हाल में उसकी इच्छा अधूरी ही रही। अपनी बहन की जगह गैदरिंग में मौजूद होने के नाते लूमियन ने गैंडाल्फ के पास जाकर लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस की जानकारी के बदले भारी कीमत देने का विचार छोड़ दिया। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उसने देखा कि मैडम हेलर और हिडन ब्लेड फ्रैंकर चुपचाप खड़ी थीं, कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों की चर्चाएं सुन रही थीं। लूमियन जानता था कि फ्रैंकर लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस से परिचित है। हेलर समारिटन विमेन स्प्रिंग की खोज से मिले अपने छिपे ज्ञान के साथ इस तरह की घटना को जरूर देख चुकी होगी। उन्होंने जानबूझकर कन्वर्जेंस शब्द का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनके मकसद अलग थे। फ्रैंकर के लिए, जब तक वह गॉडहुड की ओर नहीं बढ़ रही थी, लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस को तुरंत समझना जरूरी नहीं था। उसे बस संबंधित घटनाओं को पहचानना और जोखिम से बचना था। विशिष्ट विवरण तो बाद में गैदरिंग में बेचे जा सकते थे जब उसे धन की जरूरत पड़े और मैडम जजमेंट की मंजूरी मिल जाए। जब अलग अलग समूह गैंडाल्फ के विषय पर गर्मजोशी से चर्चा करने लगे, लूमियन एकेडमी टीम की ओर बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए उसने हिडन ब्लेड फ्रैंकर को अपनी ओर आते देखा। मगल, तुम आखिरकार गैदरिंग में वापस आ गईं। मुझे सच में डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो न गया हो। फ्रैंकर के भाव थोड़े बढ़ा चढ़ाकर थे, लेकिन यह उसके स्वभाव के मुताबिक था। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सभी सदस्यों की नज़र में वह भावनाओं से भरपूर और बातचीत व प्रयोगों की शौकीन मानी जाती थी। लूमियन ने होंठ भींचे और मुस्कान दी। कुछ हो गया था लेकिन सुलझ गया। जबरदस्त मानसिक दृढ़ता। कॉडू डिजास्टर का जिक्र होने पर भी उसने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। फ्रैंकर ने मगल के खुले हुए निचले चेहरे को उत्सुकता से देखा और पूछा, क्या हुआ था? एक मिस्टिसिज्म कैटास्ट्रफी, लूमियन ने कुछ प्रतिरोधी सा भाव बनाते हुए जवाब दिया। फ्रैंकर जानती थी कि विषय कब बदलना है।
उसने मुस्कराते हुए बातचीत मोड़ दी। अभी थोड़ी देर पहले अप्रैल फूल्स ग्रुप में लोकी ने बताया कि उसे एंशिएंट सन गॉड नाम का एक और प्राचीन ट्रांसमाइग्रेटर मिला है। लूमियन ने खुद पहल करके अप्रैल फूल्स के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। मैड लेडी, हिशोका, बार्ड और अल्ट्रामैन थोड़े सशंकित हैं। मैड लेडी, हिशोका, बार्ड, अल्ट्रामैन, फ्रैंकर और लूमियन ने बिना बोले ही एक दूसरे को समझ लिया। उसने तुरंत लूमियन के इशारे को पकड़ लिया। अप्रैल फूल्स टीम के उन 4 सदस्यों पर ध्यान देना जिन्हें लूमियन संदिग्ध मानता था। लोकी और आई नो समवन को जोड़कर अब कुल 6 संभावित संदिग्ध हो गए थे। क्या सच में एम्परर रोसेल के अलावा भी कोई प्राचीन ट्रांसमाइग्रेटर? फ्रैंकर ने सच्चे उत्साह के साथ पूछा। वह नाटक नहीं कर रही थी। उसे हमेशा से प्राचीन ट्रांसमाइग्रेटर्स में दिलचस्पी रही थी। मौका देखकर उसने मगल को विदा कहा और महल के उस हिस्से की ओर बढ़ गई जहां अप्रैल फूल्स टीम थी। लूमियन वापस एकेडमी टीम में आ गया और प्रोफेसर आइसोटोप तथा पेटेग्रू की रहस्यमय अनुभवों पर चर्चा सुनने लगा। इस गैदरिंग की कड़ी समय सीमा 2 घंटे की थी, लेकिन प्रतिभागी कभी भी जा सकते थे। बस उन्हें मंत्र पढ़ना होता था और आखिरी पंक्ति को बदलकर कहना होता था, आई बेसीच योर परमिशन टू लीव योर किंगडम, और वे अपने मूल स्थान पर लौट जाते थे। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के कई सदस्य अपना काम निपटाने और चिंताएं साझा करने के बाद किसी दुर्घटना से बचने के लिए जल्दी निकल जाते थे। हालांकि काफी सदस्य अंत तक रुकना पसंद करते थे। उनके लिए अपनी अनोखी उत्पत्ति साझा करने वाले लोगों से मिलना और अपने रहस्यों के गलती से उजागर होने की चिंता न करना अपने आप में सुखद था। भले ही बातचीत तुच्छ विषयों तक सिमट जाए, फिर भी यह उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करती और मानसिक दबाव को कम करती थी। लूमियन को लगता था कि उसकी बहन को ये गैदरिंग्स काफी सुकून देती थीं। इसलिए वह आंशिक रूप से उसकी नकल करने और कोई फर्क न दिखाने के लिए और आंशिक रूप से और की ओर से इस माहौल का आनंद लेने के लिए धैर्यपूर्वक अंत तक रुका रहा। धुंधले तौर पर उसे महसूस हुआ कि उसकी भावनाएं ज्यादा संवेदनशील और आसानी से उत्तेजित होने लगी थीं, मानो और की आत्मा का अंश सतह पर आकर उसकी मानसिकता को प्रभावित कर रहा हो। गैदरिंग के समापन की ओर बोटाई वाली शर्ट पहने प्रोफेसर ने लूमियन की ओर देखा और पूछा, मगल, क्या तुम अभी भी दक्षिण में रह रही हो? हूँ। वह किसी खास देश की बात नहीं कर रही। क्या उसे पता है कि ऑर्डर इंटीज में है? लूमियन के दिमाग में सवाल दौड़े और उसने साफ जवाब दिया, नहीं, मैं त्रियर ग्रेटर रीजन में शिफ्ट हो गई हूँ। प्रोफेसर के होंठों पर मुस्कान उभरी। एसोसिएट प्रोफेसर और मैं भी त्रियर में ही रहते हैं। क्या तुम किसी ऑफलाइन गैदरिंग में रुचि रखती हो? मैं भी त्रियर ग्रेटर रीजन में हूँ, पेटिग्रू उत्साह से बोला। पीरियोडिक टेबल और आइसोटोप ने भी सहमति में सिर हिलाया। एक ऑफलाइन गैदरिंग, और कभी कभी पहले कुछ दिनों के लिए बाहर जाती थी। क्या उसने प्रोफेसर और दूसरों के साथ असल जिंदगी में कोई गैदरिंग की होगी? अलग अलग सर्कल्स की अपनी अपनी शैली होती है। फ्रैंकर और उसके साथी टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं और एकेडमी के ये लोग क्षेत्र के अनुसार असली गैदरिंग्स करते हैं। लूमियन ने पल भर सोचा और जवाब दिया, किसी और समय, कुछ निजी मामलों को निपटाने के बाद। उसने जानबूझकर निजी मामलों का जिक्र किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह जानकारी लोकी और मैड लेडी जैसे अप्रैल फूल्स संदिग्धों तक पहुंच जाए। ठीक है, प्रोफेसर और दूसरों ने सिर हिलाया। आखिरकार मगल ने पहले ही बता दिया था कि उसके साथ कुछ हुआ था। एक प्राचीन काल का बियॉन्डर, एवेनाइड नेशन की शासक, हेवन की महान मदर, मैं आपके राज्य से जाने की अनुमति मांगता हूँ। हर बार मंत्र दोहराने के साथ प्राचीन महल की आकृतियां धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। जब लूमियन को होश आया तो वह खुद को रूडू रोसिग्नॉल के सेफ हाउस में पाया। कितना जादुई, इसके सामने मिस्टर के की मिस्टिसिज्म गैदरिंग्स तो मेरे सेफ हाउस और एम्परर रोसेल के समर पैलेस की तुलना जैसी लगती हैं। दोनों का स्तर ही अलग है, अंतर काफी बड़ा है। लूमियन ने आह भरी और अपनी असली सूरत में लौट आया। उसने तुरंत मैडम मैजिशियन को आर्मर्ड शैडो की प्रतिक्रिया बताने या एंशिएंट सन गॉड के बारे में पूछने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय कपड़े बदलने के बाद वह सीधे 3 रू डेज ब्लाउजस ब्लांचेस पहुंचा और अपार्टमेंट 601 का दरवाजा खटखटाया। जेना अपने भाई से मिलने गई थी और अगली सुबह तक नहीं लौटने वाली थी। फ्रैंकर एक रिक्लाइनर पर बैठी, जैसे किसी को कोस रही हो। क्या हुआ? लूमियन ने डिवान पर बैठते हुए पूछा। वह बदमाश लोकी, मैं उससे कुछ जानकारी खरीदना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि बाकी लोग सोने से भुगतान कर सकते हैं, पर मैं नहीं, फ्रैंकर ने गुस्से से कहा। उसने कहा कि वह डिमेनेस का स्वाद चखना चाहता है। धत्तेरे की, उसने खुद पोषण क्यों नहीं पी और विच क्यों नहीं बन गया? मैंने उसे कोसा तो उसने कहा कि वह मजाक कर रहा था और फिर मुझे प्राचीन जानकारी बेच दी। कहते हुए वह हंस पड़ी। हालांकि गैदरिंग की जगह पर एक खास बैरियर है जो ट्रेडेड आइटम्स की मालिकाना हक और स्थान को ट्रेस होने से रोकता है, लेकिन वस्तुओं की एसेंस को छिपाया नहीं जा सकता। जानकारी की उस प्रति में कागज का प्रकार, वह किस फैक्ट्री का है, किस मैकेनिकल टाइपराइटर या प्रिंटिंग मशीन से छपा है, और यहाँ तक कि अनुमानित स्थान जैसी बातें शामिल हैं। इससे कुछ सुराग मिल सकते हैं।
शायद हम असली दुनिया में लोकी को ढूंढ सकें, बशर्ते उसने एंटी डिविनेशन उपाय, भड़काव या कुछ छुपाया न हो। ये कहते हुए फ्रैंक ने एक मिरर निकाला और मैजिक मिरर डिविनेशन की तैयारी की। मंत्र पढ़ने के बाद मिरर काला पड़ गया और साथ में पानी जैसी हल्की आवाज आई। फ्रैंक ने लोकी से मिली जानकारी की प्रति हाथ में ली और सोचते हुए पूछा, इस जानकारी को तैयार करने वाला मैकेनिकल टाइपराइटर हमें कहाँ मिलेगा? मिरर के भीतर से एक बुरी आवाज आई, त्रिय अलोन बा। अलोन बा। लूमियन ये सुनकर चौंक गया। क्या ये कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं है? लूमियन की अलोन बा के बारे में धारणा ये थी कि वह सालदा बाल यूनिक के ठीक तिरछे सामने था। उसके बेसमेंट में मैरियनेट शोज का एक थिएटर था। रोशनी धुंधली थी और रंग गहरे, जिससे माहौल थोड़ा भयावह लगता था। पहले उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी थी, लेकिन अब जब उसे पता चला कि साल द बाल यूनिक के मोनोकल पहने ग्राहक एमन और नॉट एमन की ओवरलैप्ड अवस्था में हैं, तो उसे लगा कि अलोन बा, जो इस डांस हॉल से टक्कर लेता हुआ भी टिका हुआ है, साधारण नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने ब्यूरो 8 की लिया को एक बार वहां जाते देखा था। उसे शक था कि यह ब्यूरो 8 का एक गुप्त ठिकाना है, जहां से वे साल द बाल यूनिक के एमन्स पर नजर रखते हैं। क्या लोकी भी ब्यूरो 8 का सदस्य हो सकता है, एक असली ऑफिशियल बियॉन्डर? या फिर संभव है कि वह कार्टिए द ऑब्जर्वेटरी में रहता हो और अलोन बा की विशिष्टता पहचानता हो? क्या इसी वजह से उसने वहां मैकेनिकल टाइपराइटर का इस्तेमाल किया ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके? क्या हुआ? फ्रैंक ने लूमियन को भौहें सिकोड़कर गहरे सोच में डूबा देखा। काफी देर की खामोशी के बाद उसने दाहिना हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के सामने हिलाया। लूमियन ने कुछ देर सोचा और कहा, इस बा में एक बड़ी समस्या है। तुम इस बा को जानते हो? फ्रैंक हैरान हुई। यह आदमी कितने राज छिपाए बैठा है जिनका उसे अंदाजा भी नहीं। लूमियन के होंठों से हल्की हंसी निकली। हमें समारिटन विमेन स्प्रिंग की तलाश से शुरुआत करनी होगी, जो मैडम हेलर और मैंने की थी। फ्रैंक चौंक गई। मुझे कितनी बार तुम्हें हर बार थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बताने के लिए कहना पड़ेगा? क्या तुम टूथपेस्ट की ट्यूब हो जो हर दबाव पर थोड़ा निकलती है? ध्यान समारिटन विमेन स्प्रिंग की स्थिति पर था और यह सब रास्ते में हुआ, लूमियन ने बिना झेपे समझाया। आइलैंड अर्थ हगमनेट से उसकी मुलाकात और बार बार डराए जाने से शुरू करके उसने चाली के ठगे जाने, साल द बाल यूनिक की विशिष्टता और मैडम मैजिशियन के एमन से संबंध को जोड़ा। अंत में उसने बताया कि अलोन बा साल द बाल यूनिक के तिरछे सामने है और ब्यूरो 8 का एक ऑफिशियल सदस्य वहां आते जाते देखा गया था। फ्रैंक को ऐसा लगा जैसे वह कोई भूत प्रेत की कहानी सुन रही हो। अनायास ही उसका मन किसी तकिए को गले लगाने का हुआ, लेकिन रिक्लाइनर पर कोई तकिया नहीं था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने पीठ सीधी की और ऐसा भाव बनाया मानो एक सच्चा आदमी ऐसी डरावनी बातों से नहीं डरता। ये सब जैना को डराने के काम आएगा। लूमियन के बोलना खत्म करने के बाद फ्रैंक ने सिसकारी भरी और बोली, तुम्हारे अनुभव तो काफी भयानक रहे हैं। तुम तो ऐसे पुराने दैत्य से भी टकरा गए जो सिर्फ डरावनी कहानियों में होता है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अगर तुमने उससे मिलने पर कोई शक नहीं दिखाया तो वह तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अब अगर तुम उसे देखकर बदला हुआ व्यवहार दिखाओगी तो वह शक कर सकता है और तुम्हें अपनी पैरासाइटिज्म में घसीट सकता है। लूमियन ने चेतावनी दी, फ्रैंक को आधा डराते हुए। उसने एमन्स के डर को एक तरफ रखकर बातचीत को मुख्य मुद्दे पर वापस मोड़ा। ये सब अलोन बा से जुड़ता है। भविष्य में इसकी जांच करना बहुत मुश्किल होगा। फ्रैंक के दिमाग में अचानक एक कल्पनाशील अनुमान आया। क्या तुम्हें लगता है कि लोकी पहले से ही किसी एमन द्वारा पैरासिटाइज्ड हो चुका है? लूमियन फ्रैंक की सोच का पीछा नहीं कर पाया और बोला, क्या? फ्रैंक ने गंभीर स्वर में कहा, सोचो। एंशिएंट सन गॉड की किताबें और कथाएं 2-3 हजार सालों से गायब हैं और चून की 7 गॉड्स की चर्चेस की बाइबल्स उन्हीं से ली गई हैं, तो उन्होंने जरूर संबंधित जानकारी मिटा दी होगी। लोकी को ये जानकारी कैसे मिली? हालांकि कई संभावनाएं हैं, लेकिन अगर वह सच में एमन है तो ये समझ में आता है। अपने पिता की स्थिति उससे बेहतर कौन जान सकता है? एक ट्रांसमाइग्रेटर का बच्चा होने के नाते और पैरासाइटिज्म के जरिए लोकी की यादें हासिल कर सकने की बात तो छोड़ ही दो, भले ही वह न भी कर सके, वह हमारे साथी की तरह पूरी तरह अभिनय कर सकता है। तुमने ये भी बताया कि उसे छल कपट पसंद है और उसने तुम्हें कई बार डराया। ये लोकी के सामान्य व्यवहार से बहुत मेल खाता है। और जब साल द बाल यूनिक वाला एमन ड्यूप्लिकेट बनाता है तो वह जानबूझकर तिरछे सामने वाले अलोन बा में मैकेनिकल टाइपराइटर इस्तेमाल करता है ताकि संभावित ट्रेसिंग को गुमराह किया जा सके। ये भी उसी शैली से मेल खाता है। फ्रैंक की साहसिक कल्पना ने लूमियन को चौंका दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, इससे ये समझ आता है कि जानकारी अजीब तरह से अलोन बा की ओर क्यों इशारा कर रही है। इस दुष्ट एंजल के मार्गदर्शन में अप्रैल फूल्स टीम धीरे धीरे भविष्य से निराश हुई और अपने ही आनंद की तलाश में लग गई। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के अन्य सदस्यों को निशाना बनाना उनके लिए एक स्वाभाविक विकास होता। हालांकि एमन जानबूझकर जानकारी को अलोन बा की ओर नहीं ले जाएगा,
क्योंकि इससे स्वाभाविक रूप से लोग उसी पर शक करेंगे जो तिरछे सामने रहता है। शायद उसने जांचकर्ताओं की सोच का अनुमान लगा लिया हो, फ्रैंकर ने पलटकर कहा। लूमियन ने धीरे से सिर हिलाया। अगर वह एमन होता तो तुम्हारी डिविनेशन भटका दी जाती या तुम्हें कोई जवाब ही न मिलता। हाँ, किसी भी सूरत में यह एक संभावना तो है। मैं अगले 1-2 दिन में अलोनबा जाकर एक ड्रिंक लूंगा और ज़मीनी हालात देखूंगा, लेकिन इससे आगे नहीं जाऊंगा। फ्रैंकर ने संक्षेप में सहमति जताई और आह भरी। सच कहूं तो मुझे भी एहसास है कि लोकी के एमन द्वारा पैरासिटाइज्ड होने की संभावना बहुत कम है। गैदरिंग में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य एक खास अवस्था में प्रवेश करना है। इस अवस्था में मैडम हेलर से उधार लिया गया सील्ड आर्टिफैक्ट हर सदस्य के शरीर में किसी भी असामान्यता को पहचान सकता है। वह संबंधित वस्तु को रूपांतरित नहीं करेगा और वहीं छोड़ देगा। मैं बस अपने लिए बहाने बना रही हूं। ठोस सबूत और पुख्ता संदेह के बिना लोकी का पीछा करना समझदारी नहीं है। इससे मुझे लगता है कि मैं रिसर्च सोसाइटी और अपने साथियों से गद्दारी कर रही हूं। इसी वजह से मैं चाहती हूं कि लोकी सच में एमन द्वारा पैरासिटाइज्ड हो। तब मुझे वैसा अपराध बोध नहीं होगा। मैं रिसर्च सोसाइटी की छिपी खतरों से रक्षा कर रही होती। एक खास अवस्था में प्रवेश करके गैदरिंग में जाना और शरीर की असामान्यताओं को छांटना। लेकिन टर्मीबोरोस के साथ तो कुछ नहीं हुआ। लूमियन सोचने लगा कि क्या यह मिस्टर फूल की मुहर की विशिष्टता थी या मैडम हेलर का सील्ड आर्टिफैक्ट पैरासिटिक एंजल्स जैसे एमन से निपटने में सक्षम नहीं था। हालांकि उसने फिलहाल कोई आपत्ति नहीं जताई और बस मुस्कुराया। मेरे हिसाब से लोकी के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। बस सवाल यह है कि वह बड़ी है या छोटी। उसने ये भी कहा। फ्रैंकर ने पुष्टि की कि ऐसी जगहों पर जितनी ऊंची सीक्वेंस होगी उतना ज्यादा खतरा होगा। नियंत्रण खोना आसान होगा। सिर्फ हमारे जैसे लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स ही पास जा सकते हैं। ये सिर्फ सापेक्ष दृष्टिकोण है। जब मैंने पहले समारिटन विमेन स्प्रिंग की खोज की थी तब क्या तुम्हें वह खतरनाक नहीं लगा? लूमियन ने पूछा। वह बेहद खतरनाक था, फ्रैंकर ने स्वीकार किया, क्योंकि वह इस बारे में बहुत कुछ जानती थी। और तुम्हें यह भी नहीं पता कि ब्लड एम्परर की प्रेताकृति लगभग मुझे पकड़ ही चुकी थी। लूमियन ने बुदबुदाया। एंशिएंट सन गॉड के अवशेषों की तलाश शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर लोकी कोई कदम नहीं उठाता तो वह असल में तुम्हें भूमिगत खोज के लिए कैनन फॉडर बना रहा है। और अगर वह कुछ करता है तो वह अनिवार्य रूप से भ्रष्ट होगा और धीरे धीरे विकृत हो जाएगा। उसके पास मिस्टर फूल जैसे किसी महान अस्तित्व की शुद्धिकरण शक्ति नहीं है। इसलिए लोकी को जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है। ये तुम्हारे और उसके दोनों के हित में है। फ्रैंकर ने होंठ काटे और सहमति जताई। तुम सही हो। इस मामले में लोकी की नीयत साफ तौर पर खराब है। अप्रैल फूल्स टीम के बाकी सदस्य शायद जिज्ञासु हों और भाग लेने को तैयार हों, लेकिन मुझे लगता है कि वे उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रैंकर को समझाने के बाद लूमियन ने जिज्ञासा से पूछा, बताओ, गैदरिंग में प्रवेश करने की शर्त एक खास अवस्था में जाना है। वह कैसी अवस्था होती है? फ्रैंकर ने अब बिना हिचक जवाब दिया। मैंने पहले अपने मेजर आर्केना कार्ड होल्डर से इसके बारे में पूछा था। हालांकि मैं मंत्र नहीं बता सकती थी और न ही गैदरिंग का विस्तृत वर्णन दे सकती थी, लेकिन मेरे वर्णन और प्रभावों के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि इसमें कंसीलमेंट शक्ति शामिल है। कंसीलमेंट शक्ति? लूमियन ने सिर हिलाया। वह सच में अच्छी तरह छिपी हुई थी। यहां तक कि मंत्र भी छिपा दिया गया था ताकि कोई उसे खोज न सके। फ्रैंकर ने आगे कहा, कंसीलमेंट की शक्ति एवेनाइट पाथवे से जुड़ी है, जो एवेनाइट गॉडेस चर्च द्वारा नियंत्रित डिवाइन पाथवे है। उसने आवाज धीमी की और जोड़ा, मुझे शक है कि मैडम हेलर का संबंध चर्च ऑफ एवेनाइट से है। 007 की तरह? लूमियन ने पूछा। आज उसकी 007 से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि गैदरिंग में बहुत लोग थे और वह 007 के सामान्य पहनावे या टीम को नहीं जानता था। फ्रैंकर ने संक्षेप में उसकी बात की पुष्टि की। कुछ वैसा ही, लेकिन संभव है कि उसका पद और ऊंचा हो। वह उच्च स्तर पर है और ज्यादा गुप्त ज्ञान तक उसकी पहुंच है। समारिटन विमेन स्प्रिंग हासिल करने में मैडम हेलर की भूमिका याद करते हुए लूमियन फ्रैंकर के आकलन से सहमत हुए बिना नहीं रह सका। वह महिला सच में गुप्त ज्ञान से भरी हुई थी। इसके अलावा वह काले हीरे की अंगूठी पहनती थी, जो साधारण रहस्यमय वस्तुओं से कहीं आगे थी और जिसमें गॉडलाइक शक्तियां होने का शक था। साथ ही गैदरिंग बुलाने के लिए उसने जो सील्ड आर्टिफैक्ट उधार लिया था वह लूमियन की कल्पना से परे था। अनौपचारिक ढंग से लूमियन ने पूछा, एवेनाइट पाथवे की शक्तियों के मुख्य रूप क्या हैं? ऑरर की ग्रिमवास के अनुसार इस पाथवे के पहले 3 सीक्वेंसेस स्लीपलेस, मिडनाइट पोएट और नाइटमेयर थे। इनमें आध्यात्मिकता बढ़ाना, मानसिक शक्ति मजबूत करना, नींद की जरूरत कम करना, कविता का रहस्यमय प्रयोग और दूसरों को सुलाने की विशेष क्षमता शामिल थी। फ्रैंकर ने पल भर सोचा और जवाब दिया, कंसीलमेंट की शक्ति, आत्माओं पर नियंत्रण और यथार्थवादी सपने रचने की क्षमता। यथार्थवादी सपना? यह जवाब लूमियन को चौंका गया। उसे कॉडू के खंडहरों में देखा गया वह यथार्थवादी सपना याद आ गया।
कॉडू डिजास्टर के अंत में लूमियन न सिर्फ अपने शरीर के भीतर मौजूद सील और इनएविटेबिलिटी की फीकी पड़ती आभा से जूझ रहा था, बल्कि वह एक जीवंत वास्तविक से सपने में भी फंस गया था। हैरानी की बात यह थी कि जांचकर्ता रायन और बाकी लोग भी उस विशेष क्षेत्र में घुसते ही अनियंत्रित नींद में डूब गए थे और उसके सपने में उलझ गए थे। उस समय रहस्यवाद की बारीकियों से अनजान लूमियन को कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं हुआ। बाद में मिस्टर पोर्ट की मदद से सपने में बुने प्रतीकों को समझने पर उसे एहसास हुआ कि इसका स्रोत न तो टर्मी बरोज की शक्ति थी और न ही मिस्टर फूल की मुहर। ये किसी और जगह से आया था, एक ऐसा स्रोत जो सुरक्षा और सांत्वना देता था। उस पल से लूमियन लगातार उस यथार्थवादी सपने की उत्पत्ति पर सोचता रहा, लेकिन कभी पुख्ता जवाब नहीं मिला। संभावनाएं अनगिनत थीं, लेकिन फ्रैंकर द्वारा एवेनाइट पाथवे के विस्तृत वर्णन और गैदरिंग के उसके अनुभवों के साथ उसे अचानक एक बोध हुआ। एवेनाइट पाथवे, जो डरावने सपनों के लिए जाना जाता है, यथार्थवादी सपनों की बुनावट भी कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम हेलर कॉडू में ऑर्डर की त्रासदी के बारे में जानकर सीधे हस्तक्षेप करने में देर से पहुंची हो? शायद उसने सील्ड आर्टिफैक्ट की शक्ति का उपयोग करके मुझे उस यथार्थवादी सपने में खींच लिया हो, मेरी पीड़ित आत्मा को सांत्वना देने की कोशिश में। नहीं, उसे मुझसे ये छिपाने या अज्ञान का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। छिपाने को था ही क्या? इसके अलावा अगर वह जिम्मेदार होती तो पीछे नींद की शक्ति के कोई अवशेष नहीं रहते। क्या ये संभव है कि गैदरिंग्स में कंसीलमेंट शक्तियों वाले मंत्र के लगातार इस्तेमाल ने किसी तरह ऑरा को सील्ड आर्टिफैक्ट के प्रभाव से चिन्हित या दूषित कर दिया हो? जब उसका शरीर बिखर गया तो सील्ड आर्टिफैक्ट ने गड़बड़ी को महसूस किया और उसे बचाने में असफल रहते हुए भी मुझे उस यथार्थवादी सपने में ले गया। हाँ, ये तर्कसंगत लगता है। लिया और बाकी लोग बलिदान स्थल के पास 3 सिर और 6 भुजाओं वाले दैत्य के करीब उस रक्त रंगे पर्वत शिखर पर गहरी नींद में चले गए थे। यह मेरे सिद्धांत से मेल खाता है। सपने की शक्ति का स्रोत ऑर्डर की नियति से गहराई से जुड़ा है। फ्रैंकर ने लूमियन की लंबी चुप्पी देखी और समझ गई कि वह गहरे विचार में है। उसने समझदारी से बीच में नहीं टोका। जब वह वर्तमान में लौटा तो उसने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम्हें कॉडू डिजास्टर याद है जिसका मैंने जिक्र किया था? बलिदान स्थल के आसपास का इलाका जो बाद में रक्तरंगा पर्वत शिखर बन गया था। जो भी उसमें गया वह गहरी नींद में चला गया और एक यथार्थवादी सपना देखा, लूमियन ने संक्षेप में बताया। जैसे जैसे फ्रैंकर उसकी बात समझती गई, उसके भीतर आश्चर्य और डर दोनों बढ़ते गए। तो क्या मैडम हेलर के साथ भी कुछ गड़बड़ है? मुझे ऐसा नहीं लगता, लूमियन ने सिर हिलाया और अपने अनुमान के अहम बिंदु बताए। फ्रैंकर को राहत मिली और वह अपने भाव छिपा नहीं पाए। ये सिद्धांत हालात पर काफी फिट बैठता है। हाँ, और क्या तुमने नोटिस किया? मंत्र के शुरुआती हिस्से में 3 पंक्तियों वाला ऑनरिफिक नेम है। इसका मतलब है कि सील्ड आर्टिफैक्ट में किसी जीवित सत्ता की विशेषताएं हैं या वह कभी जीवित रहा होगा। इसलिए उसका उन लोगों को प्रभावित करना स्वाभाविक है जो उसकी शक्ति की प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सोचने पर लूमियन को इस बात में दम लगा। दोनों की बातचीत चलती रही और आखिरकार उन्होंने तय किया कि लूमियन को किसी उपयुक्त समय पर अलोनबाज आना चाहिए। ऑबर्ज डू कॉकडो लौटकर लूमियन ने पर्दे खींचे और मेज पर बैठ गया। कार्बाइड लैम्प की मुलायम रोशनी में नहाया हुआ उसने मैडम मैजिशियन के नाम एक पत्र लिखना शुरू किया। पत्र मुख्यतः आर्मर्ड शैडो के प्रदर्शन और उसकी प्रतिक्रिया पर केंद्रित था। लूमियन खास तौर पर एंशिएंट सन गॉड और अरोरा ऑर्डर के साथ उसके संबंध के बारे में जानकारी चाहता था। हालांकि देर रात को ध्यान में रखते हुए उसने तय किया कि वह स्वाभाविक रूप से सुबह उठेगा, नाश्ता करेगा और फिर पत्र भेजेगा। दोपहर में लूमियन को मैडम मैजिशियन का जवाब मिला और उसे संतोष हुआ कि उसने जानबूझकर ऑबर्ज डू कॉकडो के रूम 207 में लौटने का फैसला किया था। आर्मर्ड शैडो की प्रतिक्रिया और उसकी वर्तमान स्थिति हमें अंडरस्को से संबंधित स्थिति के बारे में कीमती जानकारी देती है। पहली पंक्ति पढ़कर लूमियन चौंक गया। उसकी नज़र वाक्य के खाली हिस्से पर टिक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या मैडम मैजिशियन ने जानबूझकर अपने पत्र में हास्य डाला है या किसी तरह का विकृति प्रभाव पड़ा है। मैजिशियन के बारे में अपनी समझ के आधार पर लूमियन ने अनुमान लगाया कि उसने पहले पूरा वाक्य लिखा होगा, लेकिन बाद में महसूस किया होगा कि कुछ जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती। उसे काटने या फिर से लिखने के बजाय उसने किसी रहस्यमय तरीके से उस हिस्से को मिटा दिया। मुझे ये जानकारी क्यों नहीं मिल सकती? ये तो बस एक और दुनिया है ना? लूमियन ने मन ही मन सोचा और आगे पढ़ा। हालांकि यह एक मूल्यवान प्राप्ति है, लेकिन इसकी तात्कालिक उपयोगिता सीमित हो सकती है। फिर भी मिस्टर हैंगमैन निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। समय आने पर जब उन्हें उचित लगेगा वे शायद तुमसे आर्मर्ड शैडो को एक बार और बुलवाएं। प्रश्न पूछने के अवसर के बदले सोने में मुआवजा देने की जिम्मेदारी उनकी होगी। प्रश्न तय करने दो। तुम्हारी भूमिका संचार की सुविधा देना है और 2 ऑफ कप्स अनुवाद संभालेगा। ओह, और मिस्टर हैंगमैन से इनाम मांगना मत भूलना।
मिस्टर हैंगमैन, लूमियन ने कोड नेम दोहराया और पत्र पढ़ता रहा। एंशिएंट सन गॉड का मामला जटिल है और इस विषय में मेरा ज्ञान सीमित है। इस समय मैं बस इतना बता सकती हूँ, वह थर्ड ईपॉक का शासक था जिसने क्रूर प्राचीन देवताओं के अत्याचारी शासन का अंत किया और मानवता के लिए प्रकाश का युग शुरू किया। अरोरा ऑर्डर द्वारा पूजित सत्ता का उसके साथ एक जटिल संबंध है। इस संबंध को समझना जोखिम भरा है। उसे उसकी विरासत के आधे हिस्से का उत्तराधिकारी मानो, जबकि बाकी आधा 7 देवताओं के कुछ चुने हुए सदस्यों में बांटा गया। इसी विभाजन से वह युग पैदा हुआ जिसे हम आमतौर पर एज ऑफ द गॉड्स कहते हैं, जिसे फोर्थ ईपॉक भी कहा जाता है। फोर्थ ईपॉक के इतिहास, किंवदंतियां, दस्तावेज और आर्टिफैक्ट्स अभी भी मौजूद थे, लेकिन उससे पहले के थर्ड और सेकंड ईपॉक्स ज्यादातर चर्चेस के धर्मग्रंथों में ही थे, लगभग मिथकीय अस्पष्टता में ढंके हुए। लूमियन को बस इतना पता था कि थर्ड ईपॉक को कैटेक्लिज्म ईपॉक और सेकंड ईपॉक को डार्क ईपॉक कहा जाता है। मैडम मैजिशियन के शब्दों में, लूमियन को प्राचीन इतिहास की भव्यता और आकर्षण महसूस हुआ। क्रूर प्राचीन देवता, एंशिएंट सन गॉड जिसने मानवता के अंधकार युग का अंत किया, थर्ड ईपॉक का शासक जिसकी मृत्यु रहस्य बनी हुई है और उसके शव से जन्मा एज ऑफ द गॉड्स। ऐसा प्राचीन देवता एमन जैसे अस्तित्व को कैसे जन्म दे सकता है? और एमन की माँ कौन है? क्या एमन और अरोरा ऑर्डर द्वारा पूजित उस सत्ता के बीच कोई संबंध है? जितना लूमियन इस पर सोचता गया, उतना ही एंशिएंट सन गॉड की संतान पोषण की विधि में उसे समस्याएं दिखने लगीं। उसके मन में इस देवता के प्रति अच्छा भाव था, न सिर्फ इसलिए कि उसने प्राचीन देवताओं का शासन खत्म किया और मानवता को आशा दी, बल्कि इसलिए भी कि शायद वह ऑरर और एम्परर रोसेल की ही दुनिया से आया एक और प्राचीन ट्रांसमाइग्रेटर था। साथ ही लूमियन को ये भी समझ आने लगा कि मिस्टर के और अरोरा ऑर्डर विधर्मियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वे जिस सत्ता की पूजा करते थे वही एंशिएंट सन गॉड की विरासत का वैध उत्तराधिकारी था। एक लपट उठी और लूमियन के हाथ में पकड़ा पत्र जल उठा। उसने खुद को व्यवस्थित किया और चांदी की लाई इयररिंग पहनी, अपनी शक्ल में सूक्ष्म बदलाव करते हुए, ताकि वह लूमियन ली जैसा न दिखे। इसके बाद उसने लाई उतारकर एक छिपी हुई जेब में रख दिया। हाल की समझ के मुताबिक लाई से किए गए उसके रूपांतरण लाई से अलग होने पर खत्म नहीं होते थे। वे मांस और खून का पुनर्निर्माण थे। अगर उसे अपनी असली अवस्था में लौटना था तो उसे फिर से लाई का इस्तेमाल करना पड़ता। लूमियन ने अपना सैचल उठाया और ओबेज डू कॉकडॉ से निकल गया। एवेन्यू डू मार्श की ओर जाते हुए उसने 1 घंटे की घंटी सुनी, दोपहर के 1 बजे का संकेत। लूमियन ने साल द बालब्राइस से उधार ली हुई सुनहरी पॉकेट वॉच निकाली और दूर से आती घंटी की आवाज़ के साथ उसका समय मिलाया। ये पॉकेट वॉच हर कुछ दिनों में 1 मिनट पीछे हो जाती थी। आधे घंटे से ज्यादा की यात्रा के बाद लूमियन रूएनसियन पहुंचा। उसके कदम अलोनबा की ओर बढ़े और उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से साल द बाल यूनिक पर चली गई। उस समय वहां अभी ज्यादा ग्राहक नहीं थे। 3 गार्ड्स, जिनमें से हर एक ने अपनी दाहिनी आंख पर मोनोकल लगा रखा था, अलग अलग कोनों में आराम से बैठे थे, कभी बात करते, कभी ख्यालों में खो जाते। फूलों के पैटर्न से सजी नीली वर्दी पहने एक पोस्टमैन ने अपनी साइकिल सड़क किनारे खड़ी की और पत्रों का एक गट्ठर लेकर साल द बाल यूनिक के मेलबॉक्स की ओर बढ़ा। गार्ड्स की तरह उसकी दाहिनी आंख पर भी मोनोकल था। लूमियन की खोपड़ी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और उसने नज़र फेरकर अलोनबा के भीतर कदम रख दिए। अंदर दोपहर के समय भी धुंधली रोशनी और साया सा माहौल बना हुआ था। इस समय लूमियन अकेला ग्राहक था। बार काउंटर के पीछे खड़ा बारटेंडर वही व्यक्ति नहीं था जिसे उसने पहले देखा था। इसके बजाय वह लिया थी, ब्यूरो 8 की इन्वेस्टिगेटर जिसे लूमियन पहचानता था। वह सफ़ेद शर्ट, बोटाई और काले घुटने लंबाई वाले ड्रेस में थी। उसके बाल सादे जूड़े में बंधे थे जिनमें छोटी छोटी चांदी की घंटियां सजी थीं, उसके पिछले रूप से एक अलग ही आकर्षण लिए हुए। गिन ऑन द रॉक्स, लूमियन ने काउंटर पर बैठते हुए कहा और हल्के से थपथपाया। हंसते हुए उसने आगे कहा, आज नया बारटेंडर क्यों? लिया ने शरारती नज़र से उसकी ओर देखा और बोली, मसियर, ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि बार में सिर्फ एक ही बारटेंडर हो। ऐसा हुआ तो वह बेचारा थक ही जाएगा। ठीक है, लूमियन ने सहमति जताई, अपने ड्रिंक के लिए 8 लिक्स चुकाए और धैर्य से अपनी आइस्ड गिन का इंतजार करने लगा। करीब 10 मिनट तक पीने के बाद उसने सहजता से पूछा, क्या यहाँ कोई टाइपराइटर उपलब्ध है? अभी अभी मुझे एक दस्तावेज याद आ गया है जिसे पूरा करना है। लिया एक गिलास पहुँचते हुए बोली, सेलर में थिएटर के पास वाले कमरे में स्क्रिप्ट्स के लिए एक टाइपराइटर रखा है। हर पन्ने के लिए 2 लिक्स और 1 कॉपर्ट लगते हैं। काफ़ी महंगा है, लूमियन ने बुदबुदाया और अपनी गिन के साथ सेलर में उतर गया। उसने मैरियनेट थिएटर से दूरी बनाए रखी। पिछली मुलाकात की असहजता अभी भी मन में थी। इसके बजाय वह पास के एक कमरे में चला गया। वहां सच में एक पीतल का मैकेनिकल टाइपराइटर था और उसके पास एक आदमी अखबार पढ़ने में मग्न था। अपनी पहले से की गई तैयारी के अनुसार लूमियन ने एक छोटा सा दस्तावेज टाइप किया। टाइपराइटर के कुछ घिसे हुए अक्षर लोकी द्वारा दी गई जानकारी से हैरतअंगेज रूप से मेल खाते थे।
काम से संतुष्ट होकर लूमियन ने उस खामोश आदमी को टाइपराइटर और कागज के इस्तेमाल के पैसे दिए और तुरंत उस कुछ डरावने बेसमेंट कमरे से बाहर निकल आया। जब वह बार के लॉबी में लौटा तो अचानक उसे एक अजीब सी बेहोशी सी महसूस हुई, क्योंकि उसने हल्की सी घंटी की आवाज़ सुनी। लूमियन ने तुरंत खुद को संभाला और लिया की ओर देखा, जिसने न तो घबराहट दिखाई और न ही हैरानी। क्या तुमने घंटी सुनी? लूमियन ने अपना गिलास काउंटर पर रखते हुए पूछा। लिया ने भौहें सिकोड़ लीं। अभी घंटे का समय नहीं हुआ है। घंटी क्यों बजेगी? अपनी उलझन छिपाते हुए लूमियन ने अपनी ड्रिंक खत्म की और अलोन बार से बाहर निकल गया। साल द बाल यूनिक के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि अब वहां सिर्फ 2 मोनोकल पहने गार्ड्स खड़े थे। पोस्टमैन गायब था। बिना रुके लूमियन सड़क पर आगे बढ़ गया, उस जगह से दूरी बनाते हुए। जब वह मार्केट डिस्ट्रिक्ट लौटने वाली पब्लिक कैरेज में चढ़ा तो घड़ी ने बिल्कुल सही समय पर 2 बजे का संकेत दिया। सहज रूप से लूमियन ने अपनी पॉकेट वॉच निकाली और समय देखने के लिए उसे खोला। हैरानी की बात यह थी कि वह पॉकेट वॉच, जिसे उसने बस 1 घंटे पहले ही चीक से मिलाया था, फिर से धीमी हो चुकी थी। 1 मिनट पीछे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।